देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज है, स्क्रीन शेयर। है मैम। ठीक है। देखो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे। एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, हेडिंग करना एज 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। और ये वाला देखा जाए तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एज जो है इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो सबसे पहले पॉइंट 1, दिस एज दिस एज डील्स, लिख दो डील्स विथ accounting, investment, in the financial statement of enterprise. In the financial statement of the enterprise. ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट ये इस किस चीज को लेके डील करता है, विथ अकाउंटिंग इन्वेस्टमेंट। अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कोई भी एंटरप्राइज अगर किसी भी चीज में इन्वेस्ट करता है तो फिर उसका ट्रीटमेंट वो कैसे करेगा, उसको लेके ये एज डील करता है। सेकंड लिखेंगे, दिस एज डज नॉट डील विथ, कौन सी चीजों को लेके ये एज डील नहीं करता है। तो डील क्या चीज को लेके करेगा, जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इन्वेस्टमेंट करती है या एंटरप्राइज, तो डील्स किस में नहीं करेगी। पहला बात है इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट। ठीक है, ये सबको लेके डील नहीं करती, क्योंकि इसको डील करता है AS 9। ठीक है, हमें रेंट का, डिविडेंड का, इंटरेस्ट का क्या जो है ट्रीटमेंट करना चाहिए, वो AS 9 हमें बताता है। फिर हो जाएगा ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज। ये लीज अकाउंटिंग मतलब AS 19 में होता है, AS 19 में डील होता है, इसीलिए यहाँ डील नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट्स प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, या फिर इन्वेस्टमेंट इन रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान एंड लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, इसमें भी ये डील नहीं करता है। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल
institution, etc. तो ये क्या क्या चीजों को लेकर डील नहीं करेगा, बोल रहा है कि इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये सब चीजों को लेकर डील नहीं करेगा, क्योंकि इसको एस 9 डील करता है। ऑपरेटिंग और फाइनेंस लीज, लीज मतलब लीज का अकाउंटिंग कैसे होता है उसको एस 19 डील करता है। रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, या लाइफ इंश्योरेंस जो है, लाइफ इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस, तो उनके लिए गाइडलाइंस अलग होता है, तो वो भी इस स्टैंडर्ड में डील नहीं होगा। म्यूचुअल फंड, वेंचर कैपिटल फंड, बैंक्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ये सब का भी जो है वो ये एज डील नहीं करेगा। ये जस्ट पता करने के लिए, ठीक है, इससे ऐसे कुछ नहीं पूछेगा कि डील्स विद, डील्स नॉट डील्स विद, ये पता रहने के लिए और कुछ नहीं। मतलब इसका इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स आ रहे हैं तो हम लोग लिख रहे हैं। फिर इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग क्या मानेंगे कि ये जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट, investments are assets held by an enterprise for, held by an enterprise for earning income by way of dividend, interest, or rentals for capital appreciation or for other benefits to the enterprise. तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब फिर क्या है, इन्वेस्टमेंट आर एसेट्स हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर अर्निंग इनकम। अगर कोई एसेट को कोई एंटरप्राइज होल्ड कर रहा है इनकम अर्न करने के लिए, जैसे कि बाय वे ऑफ डिविडेंड, तो उसके लिए शेयर होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्ड करने से डिविडेंड मिलता है। बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, तो उसके लिए हमें बॉन्ड या डिवेंचर होल्ड करना पड़ेगा, या फिर अगर हम लोग किसी एसिड्स को रेंट पे देते हैं तो हमें रेंटल इनकम होगा। या फिर फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन, मतलब या तो हम लोग एसेट को देते हैं रेंटल इनकम के लिए, या फिर अपने इन्वेस्टमेंट को, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है कि हम लोगों ने एक ऐसे शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है जिसमें कुछ डिविडेंड तो नहीं आया अभी तक, लेकिन उसका वैल्यू बढ़ रहा है, ठीक है, जितने में शेयर खरीदा तो उसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो उसका जैसे 100 रुपए में एक शेयर खरीदा था, तो अभी वो चल रहा है 500 रुपए का, ठीक है, तो 400 रुपए से कैपिटल एप्रिसिएशन हुआ, तो वो हो जाता है फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन और फॉर अदर बेनिफिट टू द एंटरप्राइज, या फिर एंटरप्राइज को किसी और तरीके से अगर बेनिफिट मिले, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब शेयर होल्ड करना, डिवेंचर होल्ड करना, ठीक है। तो मेनली हमें शेयर डिवेंचर पे ये चैप्टर जो है देखना पड़ेगा, ये रेंटल वगैरह पे यहाँ पर कुछ ज्यादा नहीं रहेगा, ठीक है, रहेगा ही नहीं बोला जाए तो। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग फेयर वैल्यू, ठीक है, ये सब टर्म हमें पता होना चाहिए, तो वही हम लोग लिख रहे हैं फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू का मतलब क्या हो जाता है, फेयर वैल्यू का मतलब लिखना है हमें, इट इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट could be exchanged between a knowledgeable, willing buyer and a knowledgeable, willing
seller in an arm's length transaction. ब्रैकेट में इट कुड बी एनआरवी और मार्केट वैल्यू। बता देते हैं फेयर वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर हमें फेयर वैल्यू टर्म मिलेगा, तो बोल रहा है इट इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन ए नॉलेजेबल विलिंग बायर एंड नॉलेजेबल विलिंग सेलर। ठीक है, उसके बाद इन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन वो भी बताते हैं। देखो फेयर वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू, ठीक है, जिस वैल्यू पे एक जो है नॉलेजेबल और एक जो बायर अपना, देखो एक जन बायर होगा एक जन सेलर होगा। जब हम लोग मार्केट में कुछ भी बेच रहे हैं, सेल परचेस हो रहा है, तो हम लोग अगर बेच रहे हैं तो हम लोग सेलर है और कोई खरीदने वाला बायर हो जाएगा। तो जिस अमाउंट पे एक्सचेंज होगा, मतलब कोई भी चीज बिक रहा है तो उसका एक वैल्यू होगा, ठीक है। तो इट इज द अमाउंट, अमाउंट मतलब वो अमाउंट जिसपे वो सेल परचेस हो रहा है वो चीज, फॉर विच एन एसेट मतलब चीज मतलब एसेट, ठीक है। एसेट कुड बी एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब हम बेच रहे हैं, जैसे मान लो मैंने अपना गाड़ी बेच दिया, ठीक है। तो फिर इट इज द अमाउंट फॉर विच एन एसेट कुड बी एक्सचेंज बिटवीन ए नॉलेजेबल, लेकिन मैंने कैसे लोगों को बेचा है, जो कि नॉलेजेबल है, ठीक है, और खरीदने के लिए इच्छुक है, ठीक है। और हम क्या है, बेचने के लिए इच्छुक है और हम भी नॉलेजेबल है कि इस चीज का प्राइस मतलब इस चीज का दाम क्या होना चाहिए, कि हम जो भी बेच रहे हैं उसका एक्चुअल वैल्यू क्या होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। इन एन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का मतलब हम लोग बेचने वालों का कोई बायसनेस नहीं होना चाहिए। जैसे हम जिसे बेचेंगे वो अगर मेरा कोई रिलेटिव है या फिर मेरा कोई नोन पर्सन है, तो हो सकता है हम उसके प्रति बायस होकर उसे कम में दे दे, ठीक है। तो बोल रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे डीलिंग्स में जो वैल्यू निकल के आता है उसे फिर फेयर वैल्यू नहीं बोलेंगे। फेयर वैल्यू का मतलब ऐसा डीलिंग्स होगा कि खरीदने वाला बेचने वाला दोनों जो है मतलब विलिंग होगा, ऊपर से दोनों के पास नॉलेज होगा कि चीजों का दाम क्या होना चाहिए, और जो है कोई बायसनेस नहीं होगा। तो वो जो वैल्यू निकल के आता है ट्रांजैक्शन में उसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू। अब ये वैल्यू क्या हो सकता है, ये मार्केट वैल्यू भी हो सकता है या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी हो सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू, ठीक है। अच्छा, अब फेयर वैल्यू के बाद नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ नंबर में लिखेंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, इट इज द अमाउंट obtainable from the sale of an investment in an गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मैम। सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन ओपन मार्केट, सॉरी मैंने गलती से फिर से इन्वेस्ट, नेट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंस। ठीक है, तो मार्केट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, इट इज द अमाउंट ऑब्टेनेबल फ्रॉम द सेल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इन एन ओपन मार्केट। अगर हम लोग ओपन मार्केट में अपना एसेट बेचते हैं, ठीक है, जैसे मान लो मैंने अपना शेयर बेच दिया, ठीक है। तो ओपन मार्केट में ही हुआ ना कि मैंने अपना शेयर जो खरीदा था वो बेच दिया। अब बेचने से मुझे कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा, ठीक है, बेचने के बाद।
तो वो हो जाता है मेरा मार्केट वैल्यू। मतलब हम अब अगर मेरा शेयर अभी बेचते हैं, मान लो मैंने जो भी शेयर होल्ड कर रखा है अभी बेचते हैं, तो वो मार्केट वैल्यू में ही बिकेगा। जो वैल्यू चल रहा है आज के डेट पे उसी पे बिकेगा, उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। अब नेट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब, जैसे हम अगर अपना शेयर बेचेंगे तो मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म का मतलब कोई ब्रोकर के थ्रू से बेचेंगे। बहुत सारे ब्रोकर कंपनी होता है, जैसे मतलब आप स्टॉक्स है, बहुत सारे हैं जो कि ब्रोकर का काम करते हैं हमारे शेयर्स को खरीदने का, बिकवाने का, ठीक है। तो एसबीआई सिक्योरिटी एक्सचेंज होता है, बहुत सारा ऐसा है, शेयर खान है, ठीक है, ट्रेड बुल है। तो इनके थ्रू से हम लोग बेचेंगे या खरीदेंगे। तो यहाँ पर बेचने का बात हो रहा है, तो वो अपना एक चार्जेस लेंगे, ठीक है। मुझे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं तो अपना एक चार्जेस लेंगे, ब्रोकरेज लेंगे। तो वही ब्रोकरेज को बोल रहा है नेट ऑफ नेसेसरी एक्सपेंसेस का मतलब वही, जैसे मैंने बेच के मुझे मिला मान लो एक शेयर का 110 रुपए। अब एक शेयर बेचने का मान लो मेरा ब्रोकरेज लग रहा है एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए, तो फिर मेरे पास नेट 100 रुपए आएगा, मुझे 10 रुपए ब्रोकर कंपनी को देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। ये हो गया मेरा मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब। अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट है फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें लिखेंगे हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, एटसेट्रा। अगर फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो फिर एग्जांपल लैंड बिल्डिंग हो जाएगा इन्वेस्टमेंट का। हम लोग लैंड बिल्डिंग में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे शेयर, डिवेंचर्स, ठीक है, इसका तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं। एक डॉक्यूमेंट होता है, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ अब आज के अभी तो फिजिकल इसका कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। शेयर का पूरा ही मतलब जो है डीमेट अकाउंट के थ्रू से सेल परचेस हो जाता है। हमें थोड़ी ना दिखता है कि शेयर देखने में ऐसा है कि डिवेंचर ऐसा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया नो फिजिकल एग्जिस्टेंस वाला इन्वेस्टमेंट। हैविंग एक्टिव मार्केट, ऐसे इन्वेस्टमेंट जिसके एक्टिव मार्केट है। एक्टिव मार्केट का मतलब जहां पर बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग एक्टिव मार्केट। जैसे एक्टिव मार्केट का मतलब हो गया फेयर वैल्यू कैन बी इजीली डिटरमाइंड, इजीली डिटरमाइंड। जहां पर हम लोग किसी भी चीजों का फेयर वैल्यू इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टिव मार्केट। मतलब जिस चीज का फेयर वैल्यू ढूंढना आसान होता है। फेयर वैल्यू ढूंढना कब आसान होता है? जब किसी मार्केट में बहुत सारे सेलर और बहुत सारे परचेजर होंगे, ठीक है। जैसे शेयर का, शेयर मार्केट, ठीक है, तो वहां पर बहुत सारे सेलर सेलर भी है, परचेजर भी है, तो हमें क्या है पता है कि फेयर वैल्यू क्या है। तो हैविंग एक्टिव मार्केट। और ये वाला और एक एग्जांपल नो एक्टिव मार्केट, सॉरी, और एक फॉर्म, ठीक है। अगर एक्टिव मार्केट नहीं है, तो एक्टिव मार्केट नहीं है मतलब जहां पर फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करना मुश्किल है। फेयर वैल्यू कांट बी इजीली डिटरमाइन, कांट बी इजीली डिटरमाइन, मतलब जहां पर किसी भी चीज के परचेजर सेलर नहीं है उतने सारे कि हम लोग आइडेंटिफाई कर ले कि उसका फेयर वैल्यू क्या है। और फेयर वैल्यू का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था जहां पर हमें किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं, कोई भी एसेट हम लोग बेच रहे हैं और दूसरा कोई खरीद रहा है, ठीक है, कोई बेच रहा है कोई खरीद रहा है, तो वहां पर नॉलेजेबल पर्सन होने चाहिए, विलिंग बायर सेलर होने चाहिए। और जो है ट्रांजैक्शन बायसनेस ट्रांजैक्शन में नहीं होना चाहिए। और ये फेयर वैल्यू का मतलब वही होता है जो मार्केट वैल्यू, मतलब जैसे मुझे
पता है कि मुझे अगर मेरा मोबाइल बेचना है तो इसका फेयर वैल्यू क्या होना चाहिए, मोबाइल का लेने वाले को भी पता है, ठीक है। उसी को हम लोग बोल सकते हैं फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू नॉर्मली मार्केट वैल्यू होता है या नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब बिकवाने के लिए अगर मेरा कोई खर्चा हुआ वो माइनस करने के बाद जो मुझे मिलेगा, ठीक है, बचने के बाद जो मिलेगा वो नेट रियलाइजेबल वैल्यू हो जाएगा। और यहाँ पर जो फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट में हम लोगों ने देखा जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, फेयर एक्टिव मार्केट है, एक्टिव मार्केट नहीं है। तो फिजिकल एग्जिस्टेंस तो समझ ही गए होगे, लैंड बिल्डिंग। नो फिजिकल एग्जिस्टेंस में शेयर डिवेंचर एग्जाम्पल के तौर पे। और जो एक्टिव मार्केट मतलब जिसका फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब मार्केट में बहुत सारे सेलर बायर होंगे। और नो एक्टिव मार्केट मतलब जहां पर मार्केट में सेलर बायर नहीं होते हैं, उतने इजीली फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं नो एक्टिव मार्केट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा, लिखो, रेडीली रियलाइजेबल and is intended to be held for not more than 1 year। तो करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब हो जाएगा जो इन्वेस्टमेंट, पहला बात है ये सभी को पता है कि ये हम लोग नॉर्मली 1 साल से ज्यादा के लिए होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। रेडीली रियलाइजेबल एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। रेडीली रियलाइजेबल का मतलब हो जाएगा कि इजीली इसे हम लोग सेल करके पैसा रिकवर कर सकते हैं। तो वही तो देखो, जो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट का मतलब 1 साल से कम, 1 साल से कम का मतलब हम लोग उसे करंट एसेट बोल सकते हैं ना, एसेट में। तो करंट एसेट का क्या होता है, वो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है। वही लिखा है, रेडीली रियलाइजेबल एंड इज इंटेंडेड टू बी हेल्ड फॉर नॉट मोर देन 1 ईयर। 1 साल से ज्यादा हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। फिर नेक्स्ट लिखेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लिखना है इन्वेस्टमेंट अदर देन करेंट इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट करेंट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, मतलब मोर देन 1 ईयर के लिए हम लोग होल्ड करेंगे, इसका मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब। और ये इजीली रेडीली रियलाइजेबल नहीं होगा, मतलब इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होगा, ठीक है, वही हमारा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड कैरिंग अमाउंट। इससे दो पार्ट करेंगे। करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। करेंट इन्वेस्टमेंट में लिखना है कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, विच लोअर, एनी रिडक्शन इज चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट बता देंगे क्या है। और यहाँ पर लिखना है लॉन्ग टर्म के साइड में एट कॉस्ट इफ देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू other than temporary, then provision is made and charged to PL account। बताते हैं। बोल रहा है कि वैल्यूएशन कैसे करेंगे हमारी इन्वेस्टमेंट का या कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है बुक वैल्यू, ठीक है। कैरिंग अमाउंट ये हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कैरिंग अमाउंट का मतलब होता है जैसे कि मान लो एक एसेट 100 रुपए में खरीदा था, ठीक है। मान लो कोई डिप्रिशिएबल एसेट है, कोई फिक्स्ड एसेट है, ठीक है। फिर 100 रुपए में खरीदा था, उस पर 10 रुपए का डिप्रिशिएशन लगा, तो उस पहले साल उसका वैल्यू हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर यूज के बाद 90, ठीक है। तो ये 90 हो गया कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट का मतलब जिस वैल्यू पे हम लोग उसे बैलेंस शीट पे दिखाते हैं। हम्म। अब देखो यहाँ पर हम लोग जब वैल्यूएशन करेंगे इन्वेस्टमेंट का या फिर उसके कैरिंग अमाउंट का, तो फिर लॉन्ग टर्म का कैसे करेंगे, शॉर्ट टर्म यानी करंट इन्वेस्टमेंट का कैसे करेंगे। तो बोल रहे करंट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कैसे करना है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। हमें करंट इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट देखना है, फेयर वैल्यू देखना है, जो कम होगा वो लेना है, ठीक है। तो जैसे कि मान लो कॉस्ट था 100 रुपए, फेयर वैल्यू हुआ 90, तो हम लोग 90 लेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कॉस्ट हुआ 90, फेयर वैल्यू हुआ 100, तो हम लोग 100 लेंगे। और अगर किसी तरीके का रिडक्शन हो रहा है, इज मतलब कॉस्ट से कम हो रहा है, रिडक्शन का मतलब कॉस्ट से कम हो रहा है, तो उसे हमें पीएल में चार्ज करना है। जैसे मान लो 100 रुपए का कॉस्ट था, फेयर वैल्यू 90 हो गया, तो ये जो कम हो गया ना 10 रुपए, कॉस्ट से कम, रिडक्शन का मतलब जितने से हम लोगों ने परचेस किया था उससे कम, तो वो 10 कहाँ चार्ज होगा, पीएल में चार्ज होगा। अब लॉन्ग टर्म में क्या बोला है देखो, लॉन्ग टर्म का वैल्यूएशन नॉर्मली कॉस्ट में करना पड़ेगा इफ देयर इज डिडक्शन इन वैल्यू, सॉरी डिक्लाइन इन वैल्यू। अगर वैल्यू किसी तरीके से कम हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी मैंने बोला कि वैल्यू कम होने से, लेकिन यहाँ पर कम कैसे करके चूज कर रहे हैं, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो अब उसमें मेरा कम हो सकता है, कॉस्ट से अगर कम होगा तो पीएल में चार्ज होगा उतना कम वैल्यू। यहाँ पर वैल्यूएशन सिर्फ कॉस्ट में होगा। अब अगर हमें पता चलता है कि हम लोगों ने जो एसेट खरीदा था उसके वैल्यू में गिरावट आ गया है, ठीक है, लेकिन वो गिरावट परमानेंट नेचर का होना चाहिए, टेम्पोररी नहीं, इसीलिए लिखा है देखो अदर देन टेम्पोररी। अदर देन टेम्पोररी का मतलब परमानेंट, ठीक है। तो अगर डिक्लाइन जो गिरावट आया है, जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट परचेस किया था लॉन्ग टर्म के लिए, उसमें अगर जो गिरावट आया इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में वो अगर परमानेंट नेचर का है, तो फिर हमें उसके लिए प्रोविजन बनाना पड़ेगा जितने से वैल्यू गिर गया है, और उसको कहाँ चार्ज करना पड़ेगा, पीएल में। तो दोनों ही केस में हमें पीएल में ही चार्ज करना है वैल्यू जब कम होगा, लेकिन एक में देखना पड़ेगा कि वैल्यू क्या परमानेंट नेचर से कम हुआ है। अगर ऐसे ही कम ज्यादा हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर परमानेंटली वैल्यू कम हुआ है ऐसा हमें कोई इंडिकेशन मिल रहा है मार्केट से, तब हम लोग उसके वैल्यू को उतने में रिकॉर्ड करेंगे। और जो कम हो जा रहा है जितने से, ठीक है, जैसे मान लो हमारा एक 100 रुपए का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, हमें पता चला कि उसका मार्केट वैल्यू हो गया 90 और ये परमानेंट है, ये और कभी 100 में नहीं जाने वाला। तो जो 10 रुपए का यहाँ पर कम हुआ है या गिरावट हुआ है, वो 10 रुपए का डिक्लाइन क्योंकि परमानेंट नेचर का है, वो तो वो पीएल में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या ये हमें बता देगा कि परमानेंट नेचर का है कि नहीं है? हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन हमें बताएगा कि परमानेंट नेचर का है या परमानेंट नेचर का नहीं है। अगर परमानेंट नेचर का है तो हमें क्या करना है, पीएल में चार्ज करना है। वैसे दोनों ही पीएल में चार्ज करना है, बट दोनों का रूल्स जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, प्रोविजन बना लेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं 9th नंबर में, व्हाट इज कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने लिखा ना कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवरेज, तो कॉस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, कॉस्ट का मतलब यहाँ पर हो जाएगा एक्विजिशन प्राइस, जितने से हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट खरीदा, यानी कि डिवेंचर हुआ या
शेयर हुआ, ठीक है, फिर उस पे ब्रोकरेज, क्योंकि जब भी हम लोग इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर जो डिवेंचर या शेयर का बात होगा, ये हम लोग खरीदते हैं या बेचते हैं तो हमें ब्रोकर कंपनी के थ्रू से ही करना पड़ता है, तो उन्हें हमें ब्रोकरेज देना पड़ता है, ठीक है, तो वो भी मेरा ऐड हो जाएगा। कोई फीस, ड्यूटीज, टैक्सेस, ठीक है, ये सब अगर हमें कुछ देना पड़ा तो वो क्वेश्चन हमें बताएगा कि देना है कि नहीं देना है। लेकिन इसमें एक चीज होता है, ये सब तो हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे मैंने एक शेयर खरीदा, उसमें मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा, ब्रोकरेज दिया 10 रुपए का, टैक्स दिया 5 रुपए का, तो मेरा शेयर 115 रुपए का हो गया परचेस करते हुए। बट ये परचेस प्राइस हमारा कभी कम हो सकता है। वो कब हो सकता है वो लिख देते हैं, बाद में हम लोग समझेंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट विल रिड्यूस इट। तो ये ट्रीटमेंट हम लोग बाद में सीखेंगे कि क्या होता है। तो कभी कभी इस वजह से हमारा कॉस्ट कम हो सकता है, मतलब प्री एक्विजिशन डिविडेंड और इंटरेस्ट जो है उस वैल्यू को इससे डिडक्ट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है वो हम लोग पढ़ेंगे बाद में, फिलहाल इतना लिखा हुआ रहने देते हैं। फिर 10th नंबर में लिखो रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। रिक्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का क्लासिफिकेशन का मतलब था लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म है, मतलब करेंट है कि क्या है, ये रहा करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब रिक्लासिफिकेशन का मतलब ये हो गया कि फिर से उससे क्लासिफाई करना, जो ऑलरेडी हम लोगों ने करंट माना था उसको फिर से क्लासिफाई करना पड़ रहा है, या जिसको हम लोगों ने लॉन्ग टर्म माना था उसको फिर से क्लासिफाई करें। मतलब ऐसा हो सकता है कि हम लोगों ने पहले जिसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना था वो अब हमारे लिए शॉर्ट टर्म है, जिसे शॉर्ट टर्म माना था वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म है, तो फिर से हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। तो उसको बोलते हैं रिक्लासिफिकेशन, ठीक है। तो रिक्लासिफिकेशन में हम लोग लिखेंगे व्हेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर reclassified as current investment transfer are made at lower of cost or carrying amount। नेक्स्ट यहाँ पर when current investment are reclassified as long term investment, transfers are made at lower of cost और फेयर वैल्यू। समझाते हैं। तो रिक्लासिफिकेशन का मतलब तो मैंने पहले ही बोल दिया। रिक्लासिफिकेशन का मतलब पहले हम लोगों ने जैसे क्लासिफाई किया था अब हमारा कुछ क्लासिफिकेशन दूसरा हो जा रहा है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, दो ही हो सकता है, पहले जिसे लॉन्ग टर्म माना था वो अब शॉर्ट टर्म में, पहले जिसे शॉर्ट टर्म माना था वो लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म या करेंट जो भी बोलो। वेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट और वेन करेंट इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो इसे रिक्लासिफिकेशन बोलते हैं। लेकिन
क्या होता है जब लॉन्ग टर्म से करंट में ट्रांसफर होता है, तो ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, तब हमें किस वैल्यू में रिकॉर्ड करना है। मतलब पहले मेरा एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था, वो अब मेरे लिए करंट इन्वेस्टमेंट होगा, तो उसको हम कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करें मेरे बैलेंस शीट में। तो बोल रहा है कि एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट में जो कम होगा उस पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैरिंग अमाउंट का मतलब बुक वैल्यू, ठीक है, कॉस्ट का मतलब ये वाला, कॉस्ट का मतलब जितने से खरीदा था। तो कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर उसमें रिकॉर्ड होगा जब लॉन्ग टर्म से करंट में जाएगा। और जब करंट से लॉन्ग टर्म में जाएगा तब हमें कैसे रिकॉर्ड करना है, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, तब हमें क्या करना है, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो डिफरेंस सिर्फ यहाँ पर एक ही है, ये कैरिंग अमाउंट पे है, ये फेयर वैल्यू पे, ठीक है। तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू दोनों से जो हमारा लोअर होगा उस पे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे इसका डिस्क्लोजर्स। accounting policies followed for valuation of investments। अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलोड फॉर वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोल रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज फॉलो होना चाहिए इन्वेस्टमेंट वैल्यू करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए तो ये बनाए गए हैं। फिर हो जाएगा अमाउंट इन्वॉल्व इन पीएल फॉर इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंटल्स एटसेट्रा। फिर नेक्स्ट लिखेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब हम लोग इन्वेस्टमेंट बेच रहे हैं तो प्रॉफिट लॉस क्या होगा वो भी बताना पड़ेगा। और जो इन्वेस्टमेंट होल्ड किया था उससे जो भी, जैसे डिवेंचर होल्ड किया था तो इंटरेस्ट, शेयर होल्ड किया था तो डिविडेंड, ठीक है, या किसी को एसेट भाड़े पे दिया था तो रेंटल, वो सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि कितना अर्निंग हुआ है। एग्रीगेट अमाउंट ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड इन्वेस्टमेंट। कोटेड और अनकोटेड इन्वेस्टमेंट का एग्रीगेट अमाउंट हमें बताना पड़ेगा। अब कोटेड अनकोटेड का मतलब होता है, कोटेड का मतलब होता है वो सारे इन्वेस्टमेंट, कोटेड का मतलब है वो सारे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज, ठीक है। बेसिकली कोटेड का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जैसे हम लोग ऐसे किसी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि लिस्टेड है कोई रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे मान लो टाटा का शेयर खरीद लिया, ठीक है, रिलायंस का शेयर खरीद लिया, ये सब कोटेड होते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद और एक पॉइंट है इसमें, अदर डिस्क्लोजर्स इफ रिक्वायर्ड, अदर डिस्क्लोजर्स ब्रैकेट में इफ रिक्वायर्ड, और कोई डिस्क्लोजर अगर जरूरत हो तो वो भी हमें देना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग, ये तो हम लोगों ने इस एज के बारे में थोड़ा देख लिया कि क्या क्या हमें पढ़ना पड़ेगा, ये एज क्या चीजों को लेकर डील करता है, क्या चीजों को लेकर नहीं करता है। यहाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्लासिफिकेशन, वैल्यूएशन, कॉस्ट, रिक्लासिफिकेशन, डिस्क्लोजर, ठीक है। अब
क्योंकि हमें तो यहाँ पर जो है अकाउंटिंग करना है इन्वेस्टमेंट का, तो यहाँ पर वही सीखेंगे इन्वेस्टमेंट। यहाँ से बेसिकली प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही ज्यादा आता है, ठीक है। जैसे एमलगमेशन वाले चैप्टर से, जैसे मैंने बोला भी था लास्ट क्लास में, एमलगमेशन और एएस करेंगे, लेकिन मुझे लगा कि उसमें जो क्वेश्चन है ना वो ऑलरेडी हम लोग इस तरीके का बहुत सारा क्वेश्चन कर चुके हैं, तो पहले इंपॉर्टेंट एएस जो बाकी है वो कर लेते हैं, मतलब जो एग्जाम में अपियर करेंगे उनके लिए हम बोल रहे हैं, और उसके बाद ही हम लोग वो वाला समय बचेगा तो करेंगे, अदरवाइज वो ऐसे भी अगर तुम लोग देखोगे तो वो कर पाओगे, ठीक है। समय होगा तो हम जरूर करवा देंगे। अब इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स हमें तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पढ़ना है कि कैसे करके हमें इसका अकाउंटिंग करना है, मतलब कैसे करके हमें इसका रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें दो तरीके का इन्वेस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर और बॉन्ड्स, और एक साइड लिखो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। अच्छा, अब बॉन्ड या इन इसमें डिवेंचर में इन्वेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। इंटरेस्ट मिलता है वो भी फिक्स्ड नेचर का। और शेयर में इन्वेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? डिविडेंड। यहाँ इक्विटी शेयर का बात हो रहा है, ठीक है, प्रेफरेंस का नहीं। डिविडेंड इज रिसिप्ट बट नॉट फिक्स्ड। बट डिविडेंड फिक्स नहीं होता है ना, मतलब प्रेफरेंस का फिक्स्ड होता है, बट यहाँ पर इक्विटी का बात हो रहा है, तो इक्विटी का डिविडेंड थोड़ी ना फिक्स्ड होता है। डिविडेंड मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, कम ज्यादा कुछ भी मिल सकता है अगर हम लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर डिवेंचर में करते हैं तो हमें फिक्स्ड अमाउंट का इंटरेस्ट मिल जाता है, ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर पढ़ेंगे, उसके बाद जो है शेयर वाला पढ़ेंगे। तो आज हम लोग यही वाला सिर्फ डील करेंगे, इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर। उसमें क्या क्या हमें सीखना पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग एक स्टोरी बनाते हैं। जैसे मान लो ये है मिस्टर ए, ठीक है। इनके पास क्या है? इनके पास डिवेंचर है। तो डिवेंचर कहाँ से आया होगा? इन्होंने किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदा होगा। डिवेंचर कैसा है? 10% इंटरेस्ट वाला, इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। मतलब 6 मंथ्स के गैप में इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा वाला इनके पास डिवेंचर है। और फेस वैल्यू है उस डिवेंचर का 100 रुपीज, ठीक है। तो फेस वैल्यू जो है वो डिवेंचर का कुछ नहीं बोलेगा क्वेश्चन में, तो हमें हमेशा 100 मानना है। मार्केट वैल्यू चल रहा है इस डिवेंचर का अभी 200 रुपीज, ठीक है। और इनके पास 10% इंटरेस्ट वाला डिवेंचर है, कितना यहाँ पर लिख देते हैं ऐसे कि रुपीज 10,000, 10% इन 10% डिवेंचर, ठीक है। ऐसे लिख देते रुपीज 10,000, 10% डिवेंचर है इनके पास, ठीक है। अच्छा, तो ये कौन सी कंपनी का है? मान लो एक्स लिमिटेड का डिवेंचर इनके पास है। अब ये है मिस्टर बी, ठीक है। अब मिस्टर बी और मिस्टर ए में डीलिंग्स हो रहा है। क्या डीलिंग्स हो रहा है कि मिस्टर ए अपना डिवेंचर बेचने वाले हैं, मतलब मिस्टर बी खरीदने के लिए रेडी है, और ये अपना डिवेंचर बेच रहा है। कब बेच रहा है? मान लो कि 1 जुलाई में बेच रहा है, ठीक है। 1 जुलाई में बेच रहा है, तो ये 1 जुलाई में खरीद रहे हैं, ये सेल कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं? ये परचेज कर रहे हैं, ऐसे करके परचेज कर रहे हैं। अच्छा, तो अब मुझे ये बताओ कि कितने रुपए में डीलिंग्स होगा, मतलब
सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर 10,000 रुपए का इनके पास डिवेंचर है एक्स लिमिटेड का, तो इनके पास कितने सारे डिवेंचर है, नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है? नंबर ऑफ डिवेंचर कितना होगा? जैसे शेयर का काउंटिंग होता है, इक्विटी शेयर 10 रुपए करके होता है, नॉर्मली कुछ नहीं होता है, तो हम लोग वैसे निकालते हैं। 10,000 रुपए का डिवेंचर, फेयर वैल्यू 100, मार्केट वैल्यू 200, तो कैसे निकालोगे? कितना सारा डिवेंचर है? बोलो। 100। 100 हो जाएगा, ठीक है, सही है, 100 हो जाएगा। तो कैसे करके निकालेंगे हम लोग? ऐसे एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा देते, तुम्हारे कैलकुलेशन में आसानी होगा। तो मैंने एक जीरो और बढ़ा दिया, तो कितना होगा बोले तो? 1 लाख रुपए का कर दिया, तो कितना सारा डिवेंचर हो जाएगा? 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000। इन्होंने 1000 डिवेंचर बेच दिया। अब बोलो तो इनको जो बेचा जाएगा, तो ये कितना प्राइस लगाएंगे और ये कितने में खरीदेंगे? कौन से वैल्यू में बेचा जाएगा? यहाँ तो दो ही वैल्यू दिख रहा है, कौन से में बिकेगा? मार्केट वैल्यू में, ठीक है, हमेशा। क्योंकि फेयर वैल्यू में क्यों? क्योंकि पहला बात है, अभी मार्केट में अगर 200 रुपए करके चल रहा है, तो बेचने वाला 100 रुपए में बेचेगा ही क्यों? फेयर वैल्यू क्यों दिया हुआ रहता है? बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और कुछ नहीं, ठीक है। नंबर ऑफ डिवेंचर, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये सब निकालने के लिए हमें फेयर वैल्यू काम आता है। तो फिर इन्होंने, मिस्टर बी ने कितने में खरीदा होगा? मिस्टर बी को पड़ गया होगा 1,000 डिवेंचर, कितना करके? 200 करके, तो इनको कितना पड़ा होगा? 2 लाख रुपए, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग, हमें ना कंपनी, हमें एक्स लिमिटेड का अकाउंटिंग करने देगा, हमें ना तो मिस्टर ए का करने देगा, ना तो मिस्टर बी का करने देगा। हम लोग को एक्स लिमिटेड का अकाउंटिंग करने के लिए दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पर, ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, उसका मान लो जो ईयर है वो कुछ ऐसा चलता है, 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024, ये मतलब उनका अकाउंटिंग ईयर जो है वो अप्रैल टू मार्च चलता है, मैंने ऐसे कर दिया। अच्छा, इस बीच में 1 जुलाई में क्या हुआ है? 1 जुलाई में एक डिवेंचर होल्डर ने किसी और को अपना डिवेंचर बेच दिया, ठीक है। अच्छा, तो अब हमें तो एक्स लिमिटेड का अकाउंटिंग तो करने देगा ही देगा, साथ ही साथ हमें ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर, मिस्टर ए और मिस्टर बी का कंडीशन भी हम दिखाते कैलकुलेट करके, ठीक है। तो 1 जुलाई में सेल हो गया। अच्छा, अब कंपनी जो है वो इंटरेस्ट कब देती है? मैंने यहाँ पर लिखा है इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है, तो पूरे साल में जो 2 बार इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो कब कब मिलेगा? डेट बताओ। जैसे हम बता देते, जैन टू दिसंबर हुआ तो जुलाई में और दिसंबर में, सॉरी जून में और दिसंबर में होगा। जून 30 और दिसंबर 30 को 6 6 मंथ्स कवर होगा। तो अगर अप्रैल टू मार्च है, तो 6 6 मंथ्स कब कवर होगा? बोलो, मैंने तो बता दिया क्या बोलना है। अप्रैल टू मार्च में पहला 6 मंथ्स कब आएगा? सितंबर। हम्म, सितंबर क्या होगा बोलो, फर्स्ट या 30? 30। 30 सितंबर कंपनी इंटरेस्ट देगी, ठीक है। इसके बाद कब इंटरेस्ट देगी? 31 मार्च को देगी। सितंबर के बाद काउंट कर लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये हो जाएगा, ठीक है। अब 1 जुलाई को क्या हुआ है? मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपना डिवेंचर बेच दिया, ठीक है। तो अब कंपनी इंटरेस्ट पहली बार कब देगी? कंपनी पहली बार इंटरेस्ट 30 सितंबर को देने वाली है, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट किसे मिलेगा? तो अगर थोड़ा बहुत पता है, मतलब थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ, इंटरेस्ट कंपनी किसको देगी? क्या कंपनी ढूंढने बैठेगी कि कौन सा डिवेंचर होल्डर ने किसको कब कितना डिवेंचर बेच दिया? वो तो कंपनी के लिए ढूंढना पॉसिबल नहीं है। कंपनी किसको इंटरेस्ट किसको देगी? जो उस डेट पे होल्डर होगा, ठीक है। तो अब बोलो 30 सितंबर को ये जो 1000 डिवेंचर है, इस पे इंटरेस्ट कंपनी किसको देगी? मिस्टर ए को कि मिस्टर बी को? इंटरेस्ट जो रिसीव होगा वो किसको होगा? अभी तो बता दिया, जो होल्डर है उसको। होल्डर अभी कौन है?
1 जुलाई में डिवेंचर बिकने के बाद होल्डर कौन है नहीं बोल सकते हो, 2 ही इंसान है, ए और बी, कोई 5 इंसान तो है। बोलो। मिस्टर बी। मिस्टर बी, ठीक है, उनके पास ही तो अभी डिवेंचर है, तो बेच दिया तो किसके पास होगा, जिसने खरीदा उसके पास, उसको इंटरेस्ट मिलेगा। अच्छा बोलो, कंपनी कितना इंटरेस्ट देगी, कंपनी 1000 डिवेंचर है मिस्टर बी के पास, तो कंपनी मिस्टर बी को 1000 डिवेंचर पे इंटरेस्ट देगी। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, तो फेस वैल्यू है 100 रुपए, इंटरेस्ट रेट मैंने 10% रखा है, कितने टाइम का इंटरेस्ट मिलेगा, 6/12 मंथ्स का मिलेगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी 6 मंथ्स में इंटरेस्ट देती है, तो कंपनी अपना 6 महीने का इंटरेस्ट देगी, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, और एक बार बोलो कितना, और एक बार बोलो। 5,000। 5000, ठीक है, 5000 इंटरेस्ट देंगे। अच्छा, अब ये इंटरेस्ट मिल रहा है मिस्टर बी को, बट तुम लोग लॉजिकली बोलो मिस्टर बी को कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, मतलब देखो इंटरेस्ट तो मुझे अपने इन्वेस्टमेंट का उतना ही मिलना चाहिए ना जितने दिन मैंने होल्ड किया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये 1000 डिवेंचर के ओनर कौन थे, मिस्टर ए, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये 1000 डिवेंचर के ओनर कौन हो गए, मिस्टर बी, ठीक है। तो मिस्टर बी ने कितने दिन होल्ड किया, जुलाई में खरीदा, 1 जुलाई, 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर तक होल्ड किया, तो बोलो कितने दिन होल्ड किया, 7 मंथ। और एक बार बोलो ना, आवाज कट गया। 4 मंथ। 4 हो रहा है कि 3 हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, 3 हो रहा है, 3 मंथ्स, ठीक है। और मिस्टर ए ने कितने दिन होल्ड करने के बाद बेच दिया इस फाइनेंशियल ईयर में, 3 मंथ। अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स, ठीक है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो फिर ये जो 5000 इंटरेस्ट मिला, इसमें मिस्टर बी का भी हक है, मिस्टर ए का भी हक है, क्यों, क्योंकि दोनों ने ही होल्ड किया था, क्योंकि कंपनी तो 6 महीने में देती है, तो 6 महीने में एक ने 3 महीना, एक ने 3 महीना होल्ड किया था, तो मिस्टर ए को भी 3 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और मिस्टर बी को भी 3 महीने का इंटरेस्ट ही मिलना चाहिए, मतलब ये तो मतलब राइट, तो यही होगा ना, यही न्याय होगा। तो बोलो अगर 5000 में इसको 3 महीने का मिलेगा, तो इसको कितना मिलना चाहिए, भले ही मिला है पूरा मिस्टर बी को, लेकिन हम पूछ रहे हैं जस्ट अगर मिलता तो कितना मिलना चाहिए, आधा आधा कर दो ना, 3 3 महीना कितना होगा, 2,500। 2500, 2500 होना चाहिए, ठीक है। अब ये मिस्टर ए को मिलना चाहिए, मिस्टर बी को, बट मिस्टर बी को ही पूरा 5000 मिल गया, अब इसका क्या, ठीक है, तो देखो मिस्टर ए भी इतना कोई जो है बोका इंसान नहीं है, ठीक है, कि वो मिस्टर बी को बेच देगा इन्वेस्टमेंट जुलाई में आके, और मिस्टर बी पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट लेके चला जाएगा, ऐसा काम मिस्टर ए नहीं करेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए फिर इस चीज को सॉल्व कैसे करेगा, क्योंकि देखो कंपनी ऐसे नहीं ढूंढेगा कि अच्छा इंटरेस्ट देंगे, तो इसके पहले ना ए होल्ड किया था तो उसको 2500 दे देते, इसको 2500 दे देते, ये सब हेडेक कंपनी नहीं लेने वाली है, ठीक है। तो जो सेलर है उसी को अपना जो है इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, तो सेलर को क्या करना पड़ेगा, सेलर को जब बेचना है तो वो ये तो हो गया सेल प्राइस, प्लस उसको इंटरेस्ट का प्राइस भी जोड़ लेना चाहिए जो कि है 2500 रुपए, ठीक है। तो उसको ऐसे ऐड करके प्राइस बोलना चाहिए, तो फिर हो जाएगा कितना, 202500, इतने रुपए में उसे अपना इन्वेस्टमेंट मतलब यहाँ पर डिवेंचर बेचना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्राइस निकल के आता है ना, इसे हम लोग बोलते हैं कम इंटरेस्ट प्राइस। कम इंटरेस्ट प्राइस का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट जुड़ा हुआ प्राइस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ना, मिस्टर बी जब पे करेगा तो 2,02,500 पे करेगा, ठीक है। अब जब इसे 5000 रिसीव हुआ, तो फिर इसने तो पहले ही 2,500 ए को दे दिया था, क्योंकि इन्हें बोल दिया देखो हम बेच दे रहे हैं, लेकिन अगर हम ये पूरा होल्ड करते ना तो पूरा इंटरेस्ट ही मुझे मिलने वाला था, तो मैंने 3 महीना होल्ड किया, तो मुझे 3 महीने का इंटरेस्ट, क्योंकि मिस्टर ए को भी पता है जो डिवेंचर वो खरीदा है कि उसको कब कब इंटरेस्ट मिलता है, तो वो अपना कैलकुलेट करके बता दिया कि मुझे 6 महीने होल्ड करने से 5000 रुपए मिलने वाले थे, लेकिन मैं क्योंकि हम बेच दे रहे हैं फिर तो है कि आपको पूरा 6 महीने का मिलेगा, मिस्टर बी को वो बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे आप अपना मेरा 3 महीने का इस बार का दे दीजिए, इसके बाद से आपका पूरा इंटरेस्ट आपका ही रहेगा।
तो ये जोड़ के बोल देंगे। तो मिस्टर ए बेचते वक्त ही 2500 रुपए मिस्टर बी से रिकवर कर लेंगे। तो इसके बाद कंपनी जब मिस्टर बी को 5000 देगी तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखने में 5000 जरूर लग रहा है, लेकिन उसने तो पहले 2500 दिया ना एक को, तो इसका मतलब उसको 2500 ही रिसीव हुआ। तो इस तरीके से चीजों को जो है बैलेंस किया जाएगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। तो इस प्राइस को हम लोग बोलेंगे कम इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट इंक्लूडेड प्राइस, ठीक है। अच्छा, अब अगर इसका एंट्री करें हम लोग इस पूरे ट्रांजैक्शन का, तो एंट्री कैसे होगा? तो 1 जुलाई को एंट्री होगा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। मिस्टर बी ने इन्वेस्ट, हम इन द मिस्टर बी के बुक्स में एंट्री कर रहे हैं। मिस्टर बी ने इन्वेस्टमेंट खरीदा कितना? 2 लाख रुपए का। तो कॉस्ट को अलग दिखाएंगे, ठीक है, ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं? कॉस्ट। और जो इंटरेस्ट है उसको हम लोग अलग दिखाएंगे, अलग ही दिखाना पड़ता है, जब हम लोग पूरा अकाउंटिंग करेंगे तब भी अलग दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट इनका खर्चा है, ये इन्वेस्टमेंट खरीदते हुए इन्हें 25 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ा इंटरेस्ट के नाम पे, ठीक है। तो इंटरेस्ट टू बैंक, तो इन्होंने 2500 रुपए इंटरेस्ट का खर्चा दिया, ठीक है, ये इंटरेस्ट का खर्चा दिया। ये हम लोग, ये देखो, इनके पास इतने का एसेट आया और बदले में इनको इतने का एक्सपेंस करना पड़ा उस एसेट को एक्वायर करने के लिए। फिर 30 सितंबर को इनको जब इंटरेस्ट मिला कंपनी से, तब ये एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ये हो जाएगा 5000, कंपनी से इतना इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये हो गया कि कैसे कम इंटरेस्ट प्राइस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जब मिस्टर बी को इंटरेस्ट मिलेगा तो पूरा का पूरा 6 मंथ्स का मिल जाएगा, ठीक है। ये 6 मंथ्स में अब मिस्टर ए कुछ नहीं बोलने आएंगे, ऐसे करके हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया चीज को समझने के लिए। अब हमें किस तरीके से कॉस्ट निकालना पड़ता है वो हम बता देते हैं। देखो, हमें कॉस्ट ऐसे निकालना पड़ेगा, परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट। मान लो हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया है परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट। अब तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि अगर हमें अलग से पता हो तो हम लोग लेस करके, मतलब ऐड बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली हमें जो प्राइस बताता है ना वो कुछ अलग लैंग्वेज में बताता है, जो पढ़ के हमें, मतलब यहाँ पर ना जैसे मैंने बोल दिया कि 200 रुपए मार्केट प्राइस है बाकी इंटरेस्ट है, लेकिन कभी कभी ऐसे बोल देता है कि 200 कम इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट का प्राइस 200 में जुड़ा हुआ है, तब हमें इंटरेस्ट अलग से निकालना पड़ता है। वो भी क्वेश्चन आएगा तो समझ जाओगे। पहले ये एक मतलब प्रोफोर्मा है, ये लिख लो फॉर्मेट कि कैसे करके हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हमारे पास परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट वाला है तो सिर्फ परचेज प्राइस पता करने के लिए हमें इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा। सिर्फ परचेज प्राइस क्यों कैलकुलेट करेंगे? क्योंकि हमें परचेज प्राइस और इंटरेस्ट प्राइस को अलग दिखाना पड़ता है। ठीक जैसे कभी डेप्रिसिएशन करे हो तो डेप्रिसिएशन में एसेट खरीदने से एसेट का वैल्यू अलग, उसका इंस्टॉलेशन का कॉस्ट हमें अलग। बहुत से लोग जोड़ के दिखा देते हैं, लेकिन अगर मेरे पास कभी किया है, हम बार बार बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन में हम लोग ऐड करके नहीं दिखा सकते हैं, हमें अलग से दिखाना पड़ेगा कि सेलर को इतना दिया, इंस्टॉलेशन जो करने आए उनको इतना दिया, ट्रांसपोर्टेशन का इतना दिया, सब अलग दिखाना पड़ता है। भले ही वो सारे प्राइस ऐड क्यों ना हो जाए हमारे मशीन की कॉस्ट में, लेकिन हमें अलग अलग दिखाना पड़ेगा कि कहाँ कितना खर्चा हुआ। तो अगर ऐसे ही होता कि हम लोग सब चीज एक साथ दिखा सकते थे तो फिर फाइनल अकाउंट्स में सारा अलग अलग खर्चा लिखने का ही क्या जरूरत होता? इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग, पोस्टेज, खर्चा तो खर्चा है, सब जोड़ जाड़ के लिख दो टू एक्सपेंस बोल के। लेकिन ऐसे थोड़ी होता है, हमें अलग अलग हेड में पता होना चाहिए ना कि हमारे कौन से सेक्शन में क्या खर्चा हो रहा है, नहीं तो हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे। तो वही हो गया, इंटरेस्ट यहाँ पर लेस करके हमारे पास जो प्राइस आ जाएगा इसको हम लोग बोलेंगे परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर ऐड हो जाएगा अगर हमें कोई टैक्सेस देना पड़ता है, देना पड़ा, अगर हम लोग खरीदने गए तो जैसे टैक्सेस किस पे देना पड़ेगा, ऑलवेज ये कैलकुलेट होगा ऑलवेज ऑन एक्स इंटरेस्ट प्राइस। फिर लीगल एक्सपेंस इफ एनी, ब्रैकेट में लिख दूं, नेक्स्ट पेज में, लीगल एक्सपेंस ब्रैकेट में इफ एनी प्लस ब्रोकर्स कमीशन
ब्रैकेट में ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन प्राइस गिवन इन क्वेश्चन। कैलकुलेट करके जो वैल्यू निकल के आएगा वही हम लोग का कॉस्ट होगा। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पर कॉस्ट कैसे होगा वो एक बार लिखाया भी था ऊपर, ये देखो। कॉस्ट का मतलब क्या क्या आ जाएगा, एक्विजिशन प्राइस, ब्रोकरेज फीस एंड ड्यूटीज, तो उसका मैंने यहाँ डिटेल्स दिखा दिया। एक्विजिशन प्राइस हो सकता है हमें इंटरेस्ट के साथ पता चले तो इंटरेस्ट लेस करके, ये हो गया एक्विजिशन प्राइस। फिर कोई टैक्सेस अगर देना पड़े तो टैक्स किस पे कैलकुलेट होता है, हमेशा एक्स इंटरेस्ट पे टैक्स कैलकुलेट होगा। ठीक है, इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए प्राइस पे कभी भी टैक्स, क्योंकि यहाँ पर सरकार टैक्स लेगी हमसे जितने वैल्यू में हम लोगों ने परचेस किया। ठीक है, अब क्योंकि इंटरेस्ट ड्यू हुआ था तो इंटरेस्ट के साथ परचेस करना पड़ा, बट सरकार सिर्फ परचेस प्राइस पे टैक्स लेगी। जैसे हमारे एग्जांपल पे 2 लाख पे टैक्स लेगी, 2,02,500 पे नहीं लेने वाली। फिर कोई लीगल एक्सपेंसेस हुआ है तो वो ऐड होगा। ब्रोकर्स कमीशन मतलब जिस ब्रोकर प्लेटफॉर्म के थ्रू से, जिस ब्रोकर कंपनी के प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग सेल परचेस कर रहे हैं तो उनको कमीशन देना पड़ेगा। वो कमीशन कैसे कैलकुलेट होगा, जो प्राइस गिवन है क्वेश्चन में उसके ऊपर कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो अब इस पे एग्जाम्पल करेंगे तो समझ जाएंगे कि कैसे करके हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, एग्जाम्पल 1 लेते हैं। लिखो, मिस्टर ए परचेज्ड इन्वेस्टमेंट इन 12% गवर्नमेंट बॉन्ड on 1st March 2000, on 1st of March 23 for 95, for rupees 95 each। ब्रैकेट में लिख दो फेयर फेस वैल्यू, ये फेयर वैल्यू नहीं, ठीक है, ये फेस वैल्यू है। फेस वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट डेट on 31st of March and 30th of September। कमीशन 2%, स्टैम्प ड्यूटी 50 रुपीज, लीगल एक्सपेंस rupees 100 and tax 3%। पास जर्नल एंट्री। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या लिखा है कि मिस्टर ए ने परचेज किया इन्वेस्टमेंट इन 12% बॉन्ड ऑन 1st March 2023 फॉर 95 फेस वैल्यू है 10,000, 95 इज फेस वैल्यू 10,000, इंटरेस्ट रेट ऑन 31st March 30th September, कमीशन 2%, स्टैम्प ड्यूटी 50, लीगल एक्सपेंसेस 100 एंड टैक्स, ऐसे कॉमा दे देते हैं, एंड टैक्स जो है 3%। पास जर्नल एंट्री, हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है। ठीक है, तो पहले हम इसको थोड़ा ड्रॉ करके दिखाते हैं, देखो कैसे करके हमें क्वेश्चन करना चाहिए। तो ईयर जो है मतलब कंपनी का वो है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 का। ठीक है, तो 1 को, तो 1 मार्च 2023 में परचेज किया गया है एट द रेट ऑफ 95 करके इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब इंटरेस्ट डेट है 31 मार्च और 30th of September। तो इंटरेस्ट डेट कब है, एक है यहाँ पर, ये है एक इंटरेस्ट डेट, और इसके आगे कब इंटरेस्ट मिला होगा 30th of September। तो 30th of September जो इंटरेस्ट डेट है वो हम लोग का 22 होगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, इस तरीके से हुआ। कमीशन 2% देना पड़ा जब परचेज किए, स्टैम्प ड्यूटी 50, लीगल एक्सपेंसेस 100 एंड टैक्स 3%। जर्नल एंट्री पास करने के लिए हमें बोला गया है। अच्छा, अब देखो
अगर हमारा फेस वैल्यू है 10,000, मैंने पहले ही बोला है कि अगर हम लोग बॉन्ड या डिवेंचर परचेस कर रहे हैं, फेस वैल्यू अपने से कुछ नहीं बोलेगा, तो एज्यूम कि एक एक डिवेंचर या बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 रुपए है। तो अगर 10,000 रुपए के फेस वैल्यू के बॉन्ड खरीदे गए तो नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस कितना है? सबसे पहले ये बताओ। बोलो, नंबर ऑफ बॉन्ड परचेस, सेम क्वेश्चन जो अभी किया वही वाला है। बोलो कितने सारे बॉन्ड परचेस हुए हैं? अभी तो बताया। 10,000 टोटल, 10,000 रुपए का बॉन्ड जो है फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग। एक एक बॉन्ड अगर 100 रुपए का होता है तो कितने सारे बॉन्ड खरीदा गया, क्योंकि कुछ नहीं बोलने से ऑलवेज एज्यूम कि बॉन्ड हो या डिवेंचर 100 रुपए फेस वैल्यू है। ऑलवेज एज्यूम फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर एंड बॉन्ड ₹100 इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। ठीक है, बोलो कितना सारा बॉन्ड लिया गया है? 100। 100, तो ये हो जाएगा 10,000। ये सेम चीज में इतना देर क्यों लगता है, ये मुझे आज तक लॉजिक नहीं समझ में आया। 100, ठीक है। अब लेकिन खरीदा कितने में हम लोगों ने एक एक बॉन्ड? 95। 95, ठीक है। तो परचेज प्राइस है 95, ठीक है। अब 95 करके है, लेकिन 95 एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट, ऐसा हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया। मतलब इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि इंटरेस्ट एक्सक्लूडेड है, ऐसा हमें कुछ नहीं बताया है। तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमें तो ये परचेज प्राइस निकालना है, मतलब हमें ये फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। जर्नल एंट्री किस चीज का कर सकते हैं? परचेज का और इंटरेस्ट जो मिलेगा उसका। तो परचेज प्राइस कम इंटरेस्ट है कि एक्स इंटरेस्ट, वो तो हमें क्वेश्चन नहीं बताया ना कि 95 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है कि नहीं है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो ये हो जाएगा 95 एक्स इंटरेस्ट। मतलब यहां पर लिख लेते हैं, ऑलवेज एज्यूम, ऑलवेज एज्यूम परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट इफ क्वेश्चन साइलेंट। अगर क्वेश्चन साइलेंट है, और अगर क्वेश्चन में बता दिया है तब तो फॉलो द क्वेश्चन, ठीक है। तो 95 हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्स इंटरेस्ट हो जाएगा। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे अपना परचेज प्राइस पूरा, ठीक है। कॉस्ट निकालेंगे बेसिकली, परचेज प्राइस तो पता है। तो 95 करके हम लोगों ने कितना सारा डिवेंचर लिया है? 100 लिया है, तो कितना हो जाएगा परचेज प्राइस? 9,500, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या क्या ऐड होता है चेक कर लो। इसमें ऐड होता है, अगर इंटरेस्ट लेस करना है तो करेंगे। कब करेंगे? अगर इसमें इंटरेस्ट इंक्लूडेड हुआ। तो इसमें इंटरेस्ट हमें लेस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इंटरेस्ट जो है लेस ही है, क्योंकि ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हम लोग का एक्स इंटरेस्ट प्राइस है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला। अगर क्वेश्चन बोल देगा देन फॉलो द क्वेश्चन। तो यहाँ पर इंटरेस्ट कुछ भी लेस नहीं होगा, तो यही हम लोग का हो गया परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट वाला, ठीक है। एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस, ठीक है। अब इसके बाद क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? इसके बाद ऐड करना पड़ता है टैक्स, अगर कुछ लगा है तो। देखो क्वेश्चन में क्या कोई टैक्स कमीशन ये सब लगा है? हाँ, बहुत सारा चीज लगा है। सबसे पहले बोला है कमीशन, तो चलो कमीशन ही लगा लेते हैं। कमीशन एट द रेट ऑफ 2%। तो कमीशन कितने पे लगेगा? जितने का हम लोगों ने परचेस किया, तो 9,500 पे 2% कमीशन लगेगा, तो कितना आएगा देखो। और क्या लग रहा है देखो। स्टैम्प ड्यूटी 50, ये तो ऐड कर देंगे, बता ही रहा है। अभी तक नहीं कैलकुलेट हुआ। 9,500 पे दो है, बोलो। 190। 190। स्टैम्प ड्यूटी 50 लगाए, लीगल एक्सपेंसेस 100। एसेट खरीदने गए, उसके लिए हमें ये सब पेमेंट करना पड़ा, स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस, टैक्स 3%, और सरकार ने टैक्स लिया है 3%, ठीक है।
अब ये 3% किस पे लगेगा? हमेशा टैक्स परचेज प्राइस पे लगता है। जैसे तुम लोग कुछ खरीदने जाते हो, ठीक है, तो खरीदने जाते हो तो टैक्स किस पे लगता है? परचेज प्राइस पे, थोड़ी ना इसके अलावा कुछ और चीजों पे लगेगा। ये स्टैम्प ड्यूटी, लीगल एक्सपेंसेस, ये तो अलग है, थोड़ी ना ये सब जोड़ने के बाद जो आएगा उस पे टैक्स लगेगा, नहीं। जो वैल्यू होता है, जो भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं, चाहे कुछ भी ले, ठीक है, तो ये 9,500 पे लगेगा, ऑलवेज परचेज प्राइस पे लगेगा, याद रखो। वो भी एक्स इंटरेस्ट वाला। अगर इंटरेस्ट इंक्लूडेड है तो 3% पे कितना होता है बताओ? 285। और टोटल करके कितना आ रहा है? 285, 100, 385, 385, 190, 50, 240। कितना हो जाएगा टोटल? $10,125। 10,125। अब हमें जर्नल एंट्री पास करने बोला है। सबसे पहले हम लोगों ने 1 मार्च को जो परचेज किया उसका जर्नल एंट्री पास कर देंगे। 1 मार्च को लिखेंगे इन्वेस्टमेंट खरीदा, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का इन्वेस्टमेंट खरीदा है हम लोगों ने? 10,125 का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, ठीक है। अच्छा, क्या हम लोगों ने कोई इंटरेस्ट दे के इन्वेस्टमेंट खरीदना पड़ा? अब ऐसा मत सोचो कि यहाँ पर इंटरेस्ट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट के मतलब इंटरेस्ट दे के हमें खरीदना नहीं पड़ा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है यहाँ पर। अगर ये 95 में बता देता 95 कम इंटरेस्ट मतलब इसमें बेचने वाले ने इंटरेस्ट पर प्राइस जोड़ के बताया, हमें इंटरेस्ट अलग से कैलकुलेट करना पड़ता। क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट प्राइस जुड़ा हुआ नहीं है तो हमें उसे लेस भी नहीं करना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इंटरेस्ट देना पड़ा कि नहीं देना पड़ा, हम लोग वो देख के डिसाइड करें। इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा वो तो डिपेंड करता है कि कब खरीदा गया, ठीक है। तो खरीदा गया था 1 मार्च को, तो इसके पहले कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया था? लास्ट इंटरेस्ट ये बताओ। जब इन्वेस्टमेंट परचेस हुआ, मिस्टर ए ने जब इन्वेस्टमेंट परचेस किया, जो इन्वेस्टमेंट परचेस किया बॉन्ड, उस बॉन्ड पे लास्ट कंपनी ने कब इंटरेस्ट दिया था? सितंबर। सितंबर, ठीक है। यहाँ पर लास्ट कंपनी ने इंटरेस्ट दिया था, तो यहां तक का इंटरेस्ट जो है मिल चुका है उसे, ठीक है। इंटरेस्ट पेड हो गया है यहाँ तक का 30 सितंबर को। ये इंटरेस्ट कब किसको मिला है? जो उस वक्त होल्डर था, वो होल्डर ऑन दिस डेट, ठीक है। इस डेट पे जो होल्डर था उसे ये इंटरेस्ट मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद ये होल्डर जो इन डिवेंचर का होल्डर था, उन्होंने उसके बाद यहाँ पर आके अपना डिवेंचर बेच दिया मिस्टर ए को, ठीक है। तो अब मुझे ये बोलो कि उन्होंने कितने दिन, इंटरेस्ट रिसीव होने के कितने दिन बाद, या सॉरी कितने महीने बाद, दिन कैलकुलेट मत करो, कितने मंथ बाद अपना डिवेंचर बेचा? नहीं समझ में आया। लास्ट इंटरेस्ट रिसीव हो गया उसके कितने समय बाद, मंथ में बताओ, कि उन्होंने अपना डिवेंचर बेचा मिस्टर ए को? ये तो यहां से यहां तक तो दिख रहा है। 5 months। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, हाँ 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स बाद बेचा। अच्छा, अब इसके बाद कंपनी कब इंटरेस्ट देने वाली? अब होल्डर कौन है? 1 मार्च से होल्डर कौन हो गया इन्वेस्टमेंट का? मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए अब इस बॉन्ड का होल्डर बन गया। अब मिस्टर ए को अब जब कंपनी इंटरेस्ट देगी, अब कंपनी कब इंटरेस्ट देगी? कंपनी तो अपना 6-6 महीने का देती है, कंपनी अब इंटरेस्ट कब देगी बोलो? 31 मार्च। ठीक है, कंपनी यहाँ पर इंटरेस्ट देगी, किसको देगी? होल्डर ऑन दिस डेट। अब बोलो इस डेट पे होल्डर कौन है इस बॉन्ड का? मतलब ये इतने सारे बॉन्ड का, 100 बॉन्ड का होल्डर कौन है इस डेट पे? मिस्टर ए, ठीक है। मिस्टर ए को मिल जाएगा। अब मिस्टर ए को फिर कितने दिन का इंटरेस्ट देगी कंपनी? क्योंकि कंपनी अपना 6-6 महीने का देती है, वो कुछ बाइफर्केशन नहीं करती। यहाँ पर 6 मंथ्स का कंपनी ने दे दिया, अब फिर से कंपनी 6 महीने का ही देगी, तो मिस्टर ए को कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा? 6 months।
6 मंथ्स कंपनी से। लेकिन हम लोगों को पता है कि उनको 6 मंथ्स का मिलना नहीं चाहिए, उनको कितने मंथ का मिलना चाहिए, जितने मंथ उन्होंने होल्ड किया। तो बोलो मिस्टर ए को एक्चुअली कितने समय का इंटरेस्ट मिलना चाहिए यहां से यहां तक, जो कि कितना मंथ होता है? 1 month. 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ का मिलना चाहिए। इसका मतलब जो बेचने वाला है वो उनसे कितने महीने का इंटरेस्ट लेगा, जब अपना बॉन्ड बेचा होगा कितने महीने का इंटरेस्ट लेके बेचा होगा? 5 months. 5 मंथ्स, ठीक है, 5 मंथ्स का इंटरेस्ट लेके बेचा होगा। अब ये हमें कैलकुलेट करना है कि 5 मंथ्स का इंटरेस्ट हमारा हो कितना रहा है। तो बोलो ये 5 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना है, यहाँ पर ही कैलकुलेट करके कैसे निकालेंगे? हमेशा फेस वैल्यू पे, नंबर ऑफ बॉन्ड 100, फेस वैल्यू 100, इंटरेस्ट रेट लगाएंगे। इंटरेस्ट रेट कितना है? 12% इंटू 5/12, 5 महीने का। तो बोलो कितना हो रहा है कैलकुलेट करके? 12 12 कट जाएगा, 100 कट जाएगा, 500 रुपए हो रहा है। 500। तो ये पैसा बेचने वाला मिस्टर ए से लेगा, ठीक है। तो मिस्टर ए जब ये बॉन्ड खरीद रहे हैं तो वो 9500 से खरीद रहे हैं, प्लस ये सब तो लग रहा है, ये तो एडिशन है, इससे बेचने वालों को कोई लेना देना नहीं है। तुम अगर हम लोग कुछ जैसे देखो, अगर हम एक घर घर खरीदते हैं तो बेचने वाले बोलेगा कि भाई ये घर 30 लाख का है, तो हम लोगों ने 30 लाख उसको दे दिया। अब सरकार बोलेगा आप घर खरीद रहे हो, स्टैंप ड्यूटी दो, आप रजिस्ट्रेशन चार्जेस दो, उससे उसका क्या लेना देना, वो तो हमारा खर्चा है, अगर हम लोग कुछ लेंगे तो हमें तो पे करना ही पड़ेगा ना। तो वैसे ही तो यहाँ पर ये सब तो एडिशन है। तो हम लोगों ने 9500 का बॉन्ड खरीदा मिस्टर ए ने, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट का भी खर्चा करना पड़ा। इंटरेस्ट उनको कितना देना पड़ा? बेचने वाले को 5 महीने का देना पड़ा, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कब खरीद रहे हैं, कब लास्ट इंटरेस्ट हुआ, तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होता है। तो उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 500 रुपए, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट किया हम लोगों ने? उस तरीके से, ये मेन है समझने वाला बात, ठीक है। तो ये बस हो गया हम लोग का कैलकुलेशन। इसके बाद 31 मार्च को मिस्टर ए को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मिस्टर ए को इंटरेस्ट कितना मिलेगा? उनको पूरा का पूरा ही इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट कितना मिलेगा? पूरे 6 मंथ्स का। तो उनका इंटरेस्ट बता सकते हो कैलकुलेट करके मिस्टर ए का कितना होगा? तो उन्हें तो 100 बॉन्ड 100 रुपए वाला 12% इंटू 6/12, तो कितना हो जाएगा? 600। हाँ 600, इनको 600 मिलेगा, लेकिन हमें पता है कि एक्चुअली इन्हें मिलना चाहिए 1 मंथ का। तो इन्होंने 500 पहले ही दे रखा है, तो एक्चुअली इनका अर्निंग कितना हुआ? 600 क्रेडिट 500 डेबिट, तो 100 ही हुआ, होना भी 100 ही चाहिए, क्योंकि तुम लोग करके देख लो, 100 बॉन्ड 100 रुपए 12% करके 1 मंथ का निकालोगे तो तुम लोग को 100 रुपए ही दिखेगा, ठीक है। तो इनको इतना मिलना चाहिए था, लॉजिकली इनको इतना ही मिल जाएगा, बस एक सेटअप हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस तरीके से, ठीक है। ये बन गया। अच्छा, अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं। मिस्टर ग्रीन, मिस्टर जी लिख दिया, परचेस्ड इन्वेस्टमेंट इन 14% गवर्नमेंट बॉन्ड ऑन 1 Feb 2023 फॉर 98 each, कम इंटरेस्ट। कम इंटरेस्ट का मतलब ये 98 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब तुम लोग सोचोगे 98 में इंटरेस्ट कैसे जुड़ा हुआ है, वो कैलकुलेट जो बेचा है वो खुद कर लिया कि हम पर बॉन्ड पे कितने रुपए करके एड ऑन करेंगे, ठीक है। तो वो हमें क्वेश्चन बता देता है। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पर बताया था, देखो कितना करके 95x इंटरेस्ट। अब इनको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? देखो इनको इंटरेस्ट मिला, मिस्टर ए को 500 मिलना चाहिए, ठीक है। कितने बॉन्ड पे? 100 बॉन्ड पे, ठीक है। तो अगर एक एक बॉन्ड पे 5 रुपए होता है, तो ये अगर ऐसे बोल दे कि हम 95 + 5 करके 100 कर देते हैं, 100 कम इंटरेस्ट प्राइस कर देते हैं, तो हो ही सकता है। तो मान लो क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया, हमें डायरेक्ट ये बता दिया 100 कम इंटरेस्ट, तो वो कैसे निकालते हैं? ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। बट उससे हमें कोई लेना देना नहीं कि कैसे करके निकाला जाता है। बट कम इंटरेस्ट का मतलब ये हो गया कि हम लोग पर बॉन्ड डिवेंचर जो भी है उस पे इंटरेस्ट का प्राइस जोड़ के निकाल रहे हैं, वो हमें क्वेश्चन बता देगा, हमें इस पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत नहीं। फेस वैल्यू है 20,000। इंटरेस्ट डेट आर 30th September and 31st of March. Commission 3%, stamp duty 1% and tax 4%. Find
कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर कुछ एंट्री नहीं करना है, सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करके दिखाना है कि हमारा जो परचेज प्राइस है वो हमारे लिए कितना हो रहा है, ठीक है। तो कैसे करके निकालेंगे, यहाँ भी हम थोड़ा टाइमलाइन ड्रॉ करेंगे। तो मिस्टर जी ने परचेस किया है 1 फेब 2023 को, तो फाइनेंशियल ईयर क्या मानेंगे, कुछ नहीं बताया तो हम लोग वो जो है हम लोग का अकाउंटिंग ईयर जो है फाइनेंशियल ईयर मानेंगे, सॉरी फाइनेंशियल ईयर बोल रहे हैं, मतलब कैलेंडर ईयर नहीं मान के फाइनेंशियल ईयर मानेंगे। तो फाइनेंशियल ईयर कब होगा, अगर 1 फेब 23 को परचेस हुआ है तो फिर मुझे कौन सा फाइनेंशियल ईयर लगाना चाहिए, तो इसके बाद आ जाएगा 24, 31 मार्च 24 लगाएंगे, और इधर हो जाएगा 1 अप्रैल 2023, ऐसे लगा देते, ठीक है। तो अप्रैल टू मार्च हो गया। अब परचेस कब हुआ है, इस डेट पे हुआ है परचेस। कितना सारा बॉन्ड, नंबर ऑफ बॉन्ड बताओ, बताओ 20,000 फेस वैल्यू है तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना हो जाएगा। फिर से सोचोगे, ठीक है सोचो, तब तक हम लिख लेते हैं। कितना बार सोचेंगे हम लोग एक चीज, जितना बार करेंगे उतना बार। 200 नंबर ऑफ बॉन्ड हो गया 200। इंटरेस्ट मिलेगा हम लोग को 2 बार, 30 सितंबर और एक बार मिलेगा 31 मार्च। फेस वैल्यू कैसे 20,000 होगा? वो तो क्वेश्चन में दिया है फेस वैल्यू 20,000, ये तो हमें बता दिया है कि हम लोग 20,000 रुपए का जो है फेस वैल्यू उतने का बॉन्ड खरीदे। अगर क्वेश्चन में ये नहीं बता कि ये बता दे कि 200 बॉन्ड फेस वैल्यू 100, फेस वैल्यू हमेशा बॉन्ड या डिवेंचर का 100 होगा, ये तो क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में ऐसे नहीं दे के, क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है, नंबर ऑफ बॉन्ड 200, तो बोलो फेस वैल्यू कितना होगा फिर बॉन्ड का, क्योंकि बॉन्ड का फेस वैल्यू कुछ नहीं बोलेगा तो 100 होता है। जैसे इक्विटी शेयर का कुछ नहीं बोलने से एक शेयर 10 रुपए का होता है, प्रेफरेंस शेयर कुछ नहीं बोलने से एक शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपए होता है। मतलब होना चाहिए जो वैल्यू उसको फेस वैल्यू, तो हर एक चीज का फेस वैल्यू डिसाइडेड होता है। इक्विटी का 10, प्रेफरेंस का 100, डिवेंचर का 100, बॉन्ड का 100। तो अगर यहाँ पर फेस वैल्यू नहीं बोल के नंबर ऑफ बॉन्ड 200 बोलते तो फेस वैल्यू कितना होगा फिर बॉन्ड का। जैसे अगर बोल दे कि किसी ने 5 इक्विटी शेयर खरीदा है तो इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू बताओ, तो कितना बताओ। बोलो, किसी ने अगर मान लो बोल दिया 10 शेयर परचेस किया इक्विटी शेयर, तो फेस वैल्यू कितना बताएंगे। अगर क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं बोला है, 10 इक्विटी शेयर खरीदे हैं तो उसका फेस वैल्यू बताओ। तो अभी तो मैंने बोला कि इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू कुछ ना बोले तो 10, प्रेफरेंस का 100, इतना बार तो बोल रहे हैं, बोलो। 10 रुपए। अगर 10 इक्विटी शेयर खरीदा गया है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10, ठीक है, तो फिर फेस वैल्यू कितना होगा, ये मेरा क्वेश्चन है। टोटल, टोटल फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना 100, तो ये कैसे बताए, क्योंकि कुछ नहीं बोलने से 100 होता है। अगर इसी इक्विटी शेयर की जगह प्रेफरेंस शेयर होता तो ये फिर कितना हो जाता टोटल फेस वैल्यू। अभी तो बोला प्रेफरेंस शेयर 100 करके होता है, ये तो याद रखना पड़ेगा। अब इसकी जगह अगर मुझे क्वेश्चन में ये बता दिया कि 100 रुपए फेस वैल्यू का टोटल इक्विटी शेयर खरीदा है, तो कितना इक्विटी शेयर खरीदा है कैसे निकालोगे। मुझे क्वेश्चन में ये भी बोल सकता है कि नंबर ऑफ शेयर्स, मुझे क्वेश्चन में टोटल फेस वैल्यू भी बोल सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन 100। में बोल दे, हाँ तो 100 रुपए का इक्विटी शेयर खरीदा है, फेस वैल्यू 100 रुपए का इक्विटी शेयर खरीदा है, तो कितने सारे इक्विटी शेयर खरीदे हैं, कुछ क्वेश्चन में नहीं बोला है। फिर भी हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि एक शेयर का फेस वैल्यू इक्विटी का 10 होता है, प्रेफरेंस का 100 होता है, डिवेंचर का 100 होता है, बॉन्ड का 100 होता है। तो फिर अगर मुझे कोई बोल दे कि मैंने 100 रुपए फेस वैल्यू का इक्विटी शेयर खरीदा है, तो मैंने कितने सारे इक्विटी शेयर खरीदे हैं, हमेशा वो फेस वैल्यू पे ही निकलता है 10। तो यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन में ये बता दे कि हम लोगों ने 20,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो वो तो क्वेश्चन बता रहा है ना कि 20,000 रुपए का बॉन्ड खरीदा है, तो हमें तो बस ये पता करना है कितने सारे बॉन्ड है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए बॉन्ड का फेस वैल्यू 100 होता है, तो फिर फेस वैल्यू को फेस वैल्यू से ही डिवाइड करेंगे ना, तो पता चल जाएगा कितना सारा बॉन्ड है। वो तो क्वेश्चन बता रहा है। अगर 10,000 की जगह 20,000 भी बता सकता है, 15,000 भी बता सकता है। इसकी जगह अगर मैंने 20,000 लिखा, इसकी जगह अगर हम लिख देते हैं
15,000, तो फिर कितना नंबर ऑफ बॉन्ड होगा? कुछ भी लिख सकते हैं, वो तो क्वेश्चन है ना। कितना सारा बॉन्ड होगा 15,000 रुपए का अगर खरीदा है? 150। 150। ये तो इम्प्लाइड है ना, मतलब बॉन्ड का जो 100 रुपए है वो फिक्स्ड है फेस वैल्यू। तो अगर हमें टोटल फेस वैल्यू क्वेश्चन में कुछ बता दे तो वो नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने के लिए बोल रहा है, तो फिर वो 100 से डिवाइड होगा। अब 100 से ही क्यों होगा? क्योंकि उसका फेस वैल्यू 100 ही माना जाता है, तो फिर हमें 100 का यूज करना है। तो ये 30 सितंबर, और ये हो जाएगा इंटरेस्ट 31 मार्च को एक इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब परचेज यहाँ पर हुआ है, अब हम लोग एक एक करके प्राइस निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा परचेज प्राइस। अब कम इंटरेस्ट निकलेगा, मतलब इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि 200 बॉन्ड जो खरीदा है वो जितने से खरीदा है वो प्राइस हमें बता दिया है 98, लेकिन 98 बताया है कम इंटरेस्ट। तो बोलो इंटरेस्ट के साथ ये 98 ऐड करने से, सॉरी मल्टीप्लाई करने से कितना आ जाएगा? 19 तो 19,600। ठीक है, अब हम लोग इसमें से इंटरेस्ट लेस करेंगे, क्योंकि हमें हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस चाहिए, इंटरेस्ट को अलग से कैलकुलेट करना होता है। अब इंटरेस्ट यहाँ पर माइनस क्यों करें? क्योंकि यहाँ पर 98 में इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो अब इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कौन सा इंटरेस्ट माइनस करेंगे? परचेस करते वक्त जितना इंटरेस्ट पे करके हम लोगों ने परचेस किया था। अब यहाँ परचेस हुआ है, तो कितने महीने का इंटरेस्ट पे हुआ था परचेस करते वक्त, कैसे निकालेंगे? देखो 200 बॉन्ड पे हुआ होगा, हमेशा फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पे होता है, तो 200 इंटू 100, फेस वैल्यू बॉन्ड का कुछ ना बोले तो 100। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट है 14%। अब हमें ये चेक करना है कितने महीने का इंटरेस्ट पे करके हम लोगों ने खरीदा। तो हम लोगों ने 1 फेब को खरीदा, जिससे भी खरीदा, तो जिससे भी खरीदा उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद उसने कितने दिन होल्ड किया और हमें बेचा? उसने जितने दिन होल्ड किया उतने दिन का इंटरेस्ट हमसे लेगा, तो कितने दिन होल्ड किया? हाँ, 4 मंथ्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन। ठीक है, 4 मंथ्स हम लोगों ने होल्ड किया, मतलब जिसने भी बेचा उसने 4 मंथ्स होल्ड करके फिर बेचा है। ठीक है, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट वो हम लोगों से मांग लेगा, तो 4 मंथ्स का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो बोलो कितना होता है? 933। 933। फिर माइनस करके भी बता दो कितना होता है? 18,667। हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या क्या जोड़ेंगे? अब इसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा जो भी बोल रखा है, कमीशन, स्टैम्प ड्यूटी, टैक्स। तो ऐड करो एक एक करके। कमीशन, ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी और टैक्स। तो कमीशन जो है वो 3% है। कमीशन किस पे लगेगा? कमीशन किस पे लगेगा? स्टैम्प ड्यूटी किस पे लगेगा और टैक्स किस पे लगेगा? सोच के बताओ या देख के बताओ, मैंने लिखवा दिया है। देखो कमीशन किस पे लगता है, टैक्स किस पे लगेगा? हमेशा एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे, है ना। तो बोलो टैक्स कितने पे लगेगा? 18,667 पे। ठीक है, अच्छा तो ये कैलकुलेट करके बताओ कितना हो रहा है। स्टैम्प ड्यूटी भी हमेशा परचेज प्राइस पे लगता है, तो 18,667 पे लगेगा। ये दोनों बताओ, फिर हम वो कमीशन बताएंगे कितना हो रहा है ये दोनों। 1% तो हम खुद निकाल लेंगे, 187 होगा। 6.67 तो 187, ये 4% बता दो। 746.68। मतलब 747 कर देते, पॉइंट हटा दिया मैंने। अब कमीशन कितने पे लगेगा? तो कमीशन जो है वो किस पे लगेगा? कम इंटरेस्ट प्राइस पे लगेगा, 19,600 पे। एक बार कैलकुलेट करो फिर हम बताते हैं। कितना होता है? 588। अब टोटल करो तो कॉस्ट पता चल जाएगा। 20,189। 20,189।
ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाला बात क्या था कि कौन से वैल्यू पे क्या कैलकुलेट हुआ। तो देखो स्टैम्प ड्यूटी टैक्स मतलब जो सरकार के वहां जमा होगा, टैक्स हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, ये सब तो सरकार लेती है ना, तो ये सब जो है हमेशा किस पे लगेगा, परचेज प्राइस एक्स इंटरेस्ट पे। लेकिन कमीशन, कमीशन कौन लेगा, ब्रोकर कंपनी जिसके प्लेटफॉर्म को यूज करके हम लोग सेल परचेज करते हैं। तो ब्रोकर का कमीशन ऑलवेज कैलकुलेट होता है उस प्राइस पे जो क्वेश्चन में गिवन होता है। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या प्राइस गिवन था, 98 कम इंटरेस्ट, तो 19,600 पे ये वैल्यू कैलकुलेट होगा। तो ये इस बात का थोड़ा ध्यान रखना है। हो गया। अब हम लोग एग्जाम्पल 3 करते हैं, ये तुम लोग बताने का कोशिश करना। 2 एग्जाम्पल मैंने तुम लोग को हेल्प कर दिया, अब ये तुम लोग खुद बताओ। मिस्टर बी परचेज 10% bond on 31st of March 2023 for ₹102 each, कम इंटरेस्ट, सी आई का मतलब कम इंटरेस्ट, ब्रैकेट में जो बॉन्ड खरीदा गया उसका फेस वैल्यू है 15,000। इंटरेस्ट डेट्स आर 30th of June and 31st of December. Commission and tax 4% each. Legal expense 1% and stamp duty 2%. Find cost. सिर्फ कॉस्ट फाइंड आउट करना। ठीक है, तो सबसे पहले परचेज प्राइस बोलो, परचेज प्राइस कितना लिखे, कितने सारे बॉन्ड खरीदे गए हैं, 150। 15,000 डिवाइडेड बाई 100 यानी कि 150। तो 150 बॉन्ड खरीदा है हम लोगों ने, कितना करके, 102 कम इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है। तो देखो कितना आ रहा है, लेस करना पड़ेगा फिर इंटरेस्ट। 150 बॉन्ड पे फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट रेट 10%। तो बोलो कितना हो जाएगा, बोलो 102 इंटू 150, 15,300। ठीक है। अच्छा अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो अभी तो मैंने टाइमलाइन ड्रॉ नहीं किया है, तो अगर कर लेते हैं, चलो यहाँ छोटा सा एक टाइमलाइन बना लेते हैं। तो जो हम लोग का इंटरेस्ट है वो दिया जाता है 30th ऑफ जून को और एक बार 31st ऑफ दिसंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब हम लोग मान लेते हैं 6 6 महीने का, तो ये हम लोग का कैलेंडर ईयर फॉलो होता है इस ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, कैसे पता चला, क्योंकि 6 मंथ्स के गैप में मिलता है ना, तभी तो 2 बार दिखा है। तो एक बार अगर 6 मंथ जून को होता है, दिसंबर को होता है, उसके बाद तो जैन टू दिसंबर फॉलो होता है। अब परचेज कब हुआ है, 31st of March 23 को, तो ये भी 23 है, ये भी 23 है। 31st of March 23 को मतलब जैन फेब मार्च, मतलब यहाँ पर परचेज हुआ है। ठीक है, तो जो बेचने वाला है उसको लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, बेचने के पहले बेचा यहाँ पर, तो उसके पहले इंटरेस्ट कब मिला होगा, 35 दिसंबर। हाँ 31st December 2022 को मिला होगा। ठीक है, उसके बाद उसने फिर कितना दिन होल्ड करने के बाद बेचा, 3 months। जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स। तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा। तो बोलो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 3/12, कितना आ रहा है, 37। 375। तो कितना आ जाएगा माइनस करने के बाद, 14,925। 14,925। इसके बाद जो भी लग रहा है वो एक एक करके लगाओ। कमीशन एंड टैक्स 4%, तो कमीशन 4%, टैक्स भी 4%, दो अलग अलग लगेगा। ठीक है,
ईच बोल दिया है ना मैंने, इसलिए लीगल एक्सपेंसेस 1%। अगर सिर्फ कमीशन एंड टैक्स 4% बोलता तो एक ही बार लगाते, क्योंकि कमीशन एंड टैक्स 4% ईच, मतलब वो भी 4%, ये भी 4%। लीगल एक्सपेंसेस 1%, स्टैम्प ड्यूटी 2%। लीगल एक्सपेंसेस 1%, स्टैम्प ड्यूटी 2%। ठीक है, अब कौन सा डेटा किस पे लगेगा? देखो, जो भी सरकार के घर में जाएगा, जैसे कि टैक्स, लीगल एक्सपेंसेस, ये सभी हमारे एक्स इंटरेस्ट प्राइस पे लगने वाला है। मतलब ये तीनों हमारा किस पे कैलकुलेट होगा? 14,925 पे। तो एक काम करो ना, 4, 1, 5, 6, 7% लगा दो, इस पे डायरेक्ट हो जाएगा। अलग अलग और नहीं कर, या अलग अलग ही करना पड़ेगा, लेकिन अभी हम शॉर्टकट के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, नहीं अलग ही कर लो, बेकार में कंफ्यूजन करके लाभ। 149, ये 1%, 2% होने से कितना होगा? और ये लग जाएगा कमीशन 15,300। 597 2%। 597, ठीक है। 4%, 1% मैंने बना लिया, और ये 4% देख रहे हैं। 4/100, 2 जीरो कट गया, ये 6 हो जा रहा है। और ये वाला 2%, तो कितना होगा ये बताओ? 1% का डबल हो जाएगा, मतलब इसका डबल, 150 का डबल, मतलब 300, 299। अब बोलो कितना हो रहा है? सिक्सटीन 582। 16,582 हो गया। ठीक है, और एक एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 4, मिस्टर क्यू sold investment in 9% bond on 1st of December 2023 for ₹102 each, come interest, face value 12,000, interest dates 30th of September and 31st of March। टी लिख दिया तो मार्च तो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। कमीशन 3%, टैक्स 1%, स्टैम्प ड्यूटी 2%, फाइन, सेल वैल्यू। मतलब अभी हमें ये पता करना है कि मिस्टर क्यू ने जो बेचा उनका सेल वैल्यू कितना, वो निकालना है। सेम तरीके से ही होगा, थोड़ा सा बस एक कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम बताते हैं। जैसे यहाँ पर हम बना लेते हैं, तो ये हमारा जो डेट है वो 30 सितंबर और 31 मार्च है, तो ये 1 अप्रैल हो जाएगा, ये 31 मार्च हो जाएगा। ठीक है, तो 31 मार्च को एक बार इंटरेस्ट मिलता है, और एक बार यहाँ पर 30 सितंबर को हो जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने बेच दिया है 1 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 दिसंबर 2023, मतलब ये 24 हो जाएगा इसका मतलब, और ये 2023। इन्होंने इस डेट पे बेच दिया है, सेल कर दिया है। ठीक है, बॉन्ड हम लोग को बोला है सेल वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो सेल वैल्यू निकालते हैं, तो सेल वैल्यू कम इंटरेस्ट निकलेगा, क्योंकि हमें कम इंटरेस्ट प्राइस बोल रखा है। जैसे परचेज का रूल्स है, सेम वैसे ही सेल का भी रूल्स होगा। तो हम लोगों ने 12,000 रुपए का बॉन्ड बेचा है, तो नंबर ऑफ बॉन्ड कितना है? वन 120 बॉन्ड बेच दिया है। 120 बॉन्ड कम इंटरेस्ट प्राइस के साथ बेचा है, जो कि है 102 रुपए करके। तो कितना हो जाता है कम इंटरेस्ट प्राइस? 120 इंटू 102 कितना होता है? 12,240। 12,240। अब यहाँ भी हमें इंटरेस्ट लेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे हमें एक्स इंटरेस्ट परचेज प्राइस चाहिए, सेम तरीके से एक्स इंटरेस्ट
सेल वैल्यू हमें चाहिए होता है। तो इंटरेस्ट कितना इन्होंने लिया होगा बेचने के पहले, तो इनको लास्ट इंटरेस्ट मिला है 30 सितंबर को, ठीक है, मिस्टर क्यू को यहाँ तक का लास्ट इंटरेस्ट मिल गया। उसके बाद उन्होंने यहाँ बेचा, तो इतने दिन होल्ड किया, तो उतने दिन का वो इंटरेस्ट लेंगे जिनको बेचा है उनसे। तो कितना हो जाता है? 2 months. 2 मंथ्स, ठीक है। तो 2 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, तो 120 डिवेंचर 100 करके इंटरेस्ट रेट इंटू 2/12। इंटरेस्ट रेट जो है क्वेश्चन में कितना लिया है मैंने, 9%। तो बोलो कितना होता है? 2999 करके 180 हो रहा है, ठीक है। तो अब माइनस करके बोलो कितना हो रहा है? 0। 12,060. 12,060, ठीक है। अच्छा, अब इंटरेस्ट 180 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इस पे क्या क्या लगाना पड़ेगा? कमीशन, टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी। तो ये सारे चीज हमारे क्या हो जाएंगे पता है? लेस हो जाएंगे। क्यों लेस हो जाएंगे बताते हैं, सिंपल सा लॉजिक है, बता रहे थे। कमीशन, टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी, क्योंकि इस बार हम लोग बेच रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग बेच रहे हैं तब कमीशन हमें ब्रोकर कंपनी को देना पड़ेगा। ये दोनों ऐड ही होगा, ठीक है। तो हम एक एक करके बताते हैं, पहले हम कमीशन का रूल्स बताते हैं, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड। कमीशन जो है मेरा लेस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मैंने जिस प्लेटफॉर्म को यूज करके बेचा उसको मुझे कमीशन देना पड़ेगा। अगर हम कमीशन देंगे तो मेरा सेल वैल्यू कम हो जाएगा। एक्चुअली देने तो कोई जाता नहीं है। तो देखो, बेच के मेरे पास आएगा 12,060 रुपए, तो ब्रोकर कंपनी बोलेगी हम अपना कमीशन काट लेते हैं, आपको आपका पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जब बेचेंगे तो कमीशन का पैसा मेरा डिडक्ट हो जाएगा, 3% कटेगा। यहाँ पर दिया हुआ है तो 3%। तो कौन से वैल्यू पे कटेगा? जितना वैल्यू मैंने रिसीव किया। जैसे हम लोग परचेज प्राइस के केस में परचेज में ऐड क्यों करते? क्योंकि हमें कमीशन देना पड़ रहा है खरीदने के लिए, ठीक है। तो कितने वैल्यू पे दे रहा है? जो हमारा परचेज प्राइस होता है, यहाँ पर भी वही होगा, 12,240 पे हमें कमीशन देना पड़ेगा। तो बोलो कितना हो रहा है पहले? 367.2. 367 लिख दिया मैंने, ठीक है। अच्छा, ये मुझे कमीशन वो काट लेंगे, काटने के बाद मुझे बाकी पैसा दे देंगे, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे देना पड़ेगा सरकार को टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी। टैक्स 1% और स्टैम्प ड्यूटी 2%, ठीक है। ये ओनली कौन देता है? बायर। ये हमेशा परचेजर देता है, ठीक है। तो जो परचेज कर रहा है वो देगा। तो एक इंटरेस्ट परचेज प्राइस उनके लिए कितना होगा? 12,060, ठीक है। जैसे मेरे लिए एक्स इंटरेस्ट सेल प्राइस इतना है, मेरे लिए इन द सेंस हम मिस्टर क्यू का बात करें, वैसे जो खरीद रहे हैं उनके लिए परचेज प्राइस इतना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 1260 पे 1% मतलब कितना हो जाएगा? 120.60, 121 हो जाएगा। और ये वाला बताओ कितना होगा? 2%। 240. अब टोटल करो, ये माइनस होगा, ये दोनों ऐड होगा, कितना हो रहा है? 12,055. कितना? 12,055. 12,055। क्या गलत हो गया? एक मेरी क्या गड़बड़ गलत हो गया कुछ। स्टैम्प ड्यूटी 2%, ठीक तो लिया है मैंने। आंसर मैच नहीं हुआ मेरा। 11,693। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा गलत है यहाँ पर। 11,693 हो जाएगा। इसको कवर करो, ठीक है।
इसको कवर करें, ये हो जाएगा पेड बाय परचेजर। तो ये परचेजर पे करता है, मैंने बोला लेकिन इसको ऐड कर दिया। जैसे देखो ये तो परचेजर पे करेगा ना, जो खरीद रहा है। जैसे देखो कभी भी देखो कोई जमीन बिका, कोई घर बिका, ठीक है, तो वो खरीदने वाले को उसका टैक्स, उसका स्टैम्प ड्यूटी, मतलब जो एसेट खरीद रहे हैं उस एसेट से रिलेटेड टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो परचेजर को देना पड़ता है, ठीक है। तो जो सेलर है उनको अर्निंग कितना हुआ, उनको 1260 का अर्निंग हुआ सेल करके, और कमीशन देना पड़ा ब्रोकर कंपनी को। तो उनके पास जो सेल वैल्यू, हम लोग को तो सिर्फ कैलकुलेट करने बोला था कि सेल वैल्यू बताओ, तो ये सेल वैल्यू हो गया। और ये दो चीज जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, ये परचेजर को पे करना पड़ेगा। परचेजर जब खरीद रहा है इनसे बॉन्ड, तो वो टैक्स देगा 121, वो स्टैम्प ड्यूटी देगा 242, वो पेड बाय परचेजर होगा। तो यहाँ पर हम लोग का सेल वैल्यू बस इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें सेल वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, देखते हैं। देखो बोल रहा है एन अनकोटेड An unquoted long-term investment is carried in the books at cost of 2 lakh। एक अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है। अनकोटेड मतलब जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है ना, एक एक पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर अनकोटेड का मतलब जो मतलब रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। तो अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इज कैरिड इन द बुक वैल्यू एट कॉस्ट ऑफ 2 लाख। 2 लाख में ये बुक्स में दिखता है। द पब्लिश्ड अकाउंट्स ऑफ द अनलिस्टेड कंपनी रिसीव्ड इन May 2001 showed that the company was incurring cash loss with decline market shares and the long term investment may not fetch more than 20,000। How will you deal with this in preparing the financial statement of R Limited for the year ended 31st of मार्च 2001? मतलब क्या बोला है, एक अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था जिसका कॉस्ट था 2 लाख रुपए, और जब इसका अकाउंट पब्लिश हुआ, ठीक है, ये कोई अनलिस्टेड कंपनी था, मतलब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं था, इसीलिए तो ये अनकोटेड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था जिसका अकाउंट्स पब्लिश हुआ है मई 2001 को। जिसमें हमें क्या दिख रहा है, उसमें ये दिखाया जा रहा है दैट द कंपनी इनकरिंग कैश लॉसेस, कंपनी का कैश लॉस चल रहा है, इसलिए इसका मार्केट वैल्यू, शेयर का मार्केट वैल्यू इस कंपनी का डिक्लाइन कर गया, कम हो गया। एंड द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मे नॉट फेच मोर देन 20,000। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिन्होंने भी इस कंपनी के शेयर में कर रखा था उन्हें 20,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। मतलब ये 2 लाख रुपए वाला इन्वेस्टमेंट 20,000 पे आ गया। हाउ विल यू डील विथ दिस इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ आर लिमिटेड? अगर हम लोग आर लिमिटेड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जाएंगे तो फिर हमें क्या ट्रीटमेंट करना पड़ेगा? तो इसके लिए क्या आंसर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर बोला है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट जो है वो डिक्लाइन हो गया। अब उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या लिखा था, देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट, ये देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें कॉस्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए जिसका कॉस्ट कितना है, 2 लाख है। लेकिन बोला है कि इफ देयर इज डिक्लाइन इन वैल्यू अदर देन टेम्पोररी, मतलब अगर परमानेंट नेचर का है तो जितना भी लॉस हो रहा है वो पीएल में चार्ज होना चाहिए। तो बोल रहा है कि ये परमानेंट डिक्लाइन है कि नहीं, वो तो हमें क्लियरली नहीं बोला है। तो हमें आंसर दोनों चीज से बताना पड़ेगा कि अगर ये डिक्लाइन जो हुआ है मार्केट वैल्यू में, वो अगर परमानेंट नेचर का है तो लॉस को पीएल में बुक करेंगे जितना डिक्लाइन हुआ। अगर नहीं है तो फिर से कॉस्ट में ही दिखाएंगे। देखो ऐसे ही लिखा हुआ होगा, अभी हम पढ़ के बता देते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एज स्टेटेड इन द क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2001 आर स्टिल अंडर प्रिपरेशन। ठीक है, अभी भी ये प्रिपरेशन जो है अंडर प्रिपरेशन इसीलिए बोल रहा है। देखो हमें बोला है 31st मार्च 2001 में हमें क्या करना चाहिए, और ये जो फाइनेंशियल डेटा पब्लिश हुआ है वो मई 2001 में हुआ है। ठीक है, तो 31st मार्च को हमें क्या करना चाहिए, अगर ये हम लोग बोल रहे हैं तो 31st मार्च तक तो जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक जो है वो अंडर प्रिपरेशन है, क्योंकि वो तो पब्लिश मई को हुआ था। और तो हमें 31st मार्च को क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, क्योंकि मार्च के बाद ही तो मई आएगा ना। तो इसीलिए बोल रहा है कि एज स्टेटेड इन क्वेश्चन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2001 आर स्टिल अंडर प्रिपरेशन, क्योंकि हमें इस कंडीशन में बताना है द आंसर हैज बीन गिवन ऑन द एजम्पशन। तो फिर
हमें एक एजम्पशन बेसिस आंसर देना पड़ेगा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर येट टू बी कंप्लीटेड एंड अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो आंसर हमारे एजम्पशन बेसिस पे होंगे, क्योंकि मार्च महीने में अभी तक क्योंकि ईयर एंड नहीं आया है, फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा नहीं बना है, डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूव्ड नहीं किया है, तो आंसर पूरा एजम्पशन बेसिस पे जाएगा। ऑल्सो द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन कंसिडर्ड ऑन अकाउंट ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट डेट। बोल रहा है कि जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो गया है वो क्या कंसीडर करें, मतलब परमानेंट की जो है टेम्पोररी, वो भी डिपेंड किस चीज पे करेगा। बोल रहा है कंसीडर्ड ऑन अकाउंट ऑफ कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन द बैलेंस शीट डेट पे क्या कंडीशन चल रहा है उस कंपनी का, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई कैसे किया जाता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट कॉस्ट। ये देखो यहाँ पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कॉस्ट में क्लासिफाई करना पड़ता है। हाउएवर प्रोविजन फॉर diminution should be made to recognize a decline other than temporary in the value of investment, such reduction being determined and made for each investment individually। बोल रहा है फिर however जबकि अगर किसी तरीके का डिक्लाइन दिखता है अदर देन टेम्पोररी नेचर, अगर मेरा ये लैंग्वेज लिख दोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तो वो हमें पीएल में चार्ज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इन्होंने वही बोला है, थोड़ा लैंग्वेज अलग यूज किया है कि प्रोविजन फॉर डिमिनिशन मतलब डिक्लाइन शुड बी मेड टू रिकॉग्नाइज ए डिक्लाइन, डिक्लाइन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा अदर देन टेम्पोररी नेचर का, अगर वो हुआ तो मतलब परमानेंट नेचर का, इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में जो गिरावट आएगा उसको, सच रिडक्शन बीइंग डिटरमाइंड एंड मेड फॉर ईच इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअली, और ये रिडक्शन हर एक इन्वेस्टमेंट का इंडिविजुअली होगा। अगर मोर देन वन इन्वेस्टमेंट है तो हर एक इन्वेस्टमेंट का इंडिविजुअली हमें वो रिडक्शन को अकाउंट करना पड़ेगा। AS 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट स्टेट्स दैट इंडिकेटर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आर ऑब्टेन बाय रेफरेंस टू इट्स मार्केट वैल्यू, द इन्वेस्टीज एसेट एंड रिजल्ट एंड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। बोल रहा है AS 3 जो अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट को लेके डील करता है वो हमें क्या बताता है, स्टेट्स दैट इंडिकेटर्स ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, मतलब किसी एक इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है उसके बारे में क्या हमें बताता है। बोल रहा है इंडिकेटर ऑफ द वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट आर ऑब्टेन, कैसे करके हमें इंडिकेशन मिलेगा किसी वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, क्या इंडिकेशन मिलेगा वो कैसे हमें पता चलेगा, और ऑब्टेन बाय रेफरेंस टू इट्स मार्केट वैल्यू, मतलब इसके मार्केट वैल्यू से पता चलेगा। जैसे मैंने बोला था ये वाला एग्जांपल, ये वाला करवाते वक्त कि अगर मार्केट वैल्यू, मेरे पास एक इन्वेस्टमेंट है मान लो, ठीक है, वो है 100 रुपए का लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अचानक से मुझे पता चला इसका मार्केट वैल्यू 90 हो गया, तो मुझे 10 रुपए का डिक्लाइन जो है, अगर ये परमानेंट नेचर का हुआ तो रिकॉर्ड करके इसे 90 में दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर वही बोल रहा है कि मार्केट वैल्यू हमें इंडिकेशन देगा, ठीक है, कि इसका वैल्यू में गिरावट हुआ है कि नहीं हुआ है। द इन्वेस्टेड एसेट मतलब जिसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, एंड रिजल्ट एंड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और हमें और मार्केट वैल्यू हमें इंडिकेशन देगा, या फिर हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कितने का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, और एक्सपेक्टेड कैश फ्लो उससे क्या है फ्यूचर में, तो वो तो मार्केट वैल्यू से ही पता चलेगा। अगर आज हम ये इन्वेस्टमेंट बेचते हैं तो मुझे 90 मिलेगा, दैट इज एक्सपेक्टेड कैश फ्लो, तो ये सब हमें इंडिकेशन देता है। On the above basis, तो इसके basis पे the facts of the given case clearly suggest that provision for diminution should be made to the reduce the carrying amount of long-term investment to 20,000 in the financial statement for the year ended 31st March 2001। तो बोल रहा है कि इसके बेसिस से हमें ये पता चलता है कि जो फैक्ट्स हमें मिले हैं इस केस में वो क्लियरली हमें ये सजेशन देता है कि प्रोविजन हमें डिक्लाइन जो वैल्यू हुआ है उस पर बना लेना चाहिए, और हमें अपने इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट मतलब बुक वैल्यू जो है वो दिखाना चाहिए 20,000 31 मार्च का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेडी होगा उस पे, ठीक है। क्यों, देखो क्योंकि बोल दिया था ना कि अनकोटेड इन्वेस्टमेंट था जिसका कॉस्ट था 2 लाख, ठीक है, पब्लिश होगा इसका अकाउंट्स मई 2001 को पब्लिश हुआ है, सो दैट द कंपनी वाज इनकरिंग कैश लॉसेस, जहां पर ये दिखा है कि कंपनी का कैश लॉसेस हो रहा है विद डिक्लाइनिंग market share and the long term investment may not fetch more than 20,000। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से 20,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला, ये हमें पता चल गया है कि 2 लाख वाला इन्वेस्टमेंट को 20,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला, तो फिर हमारा जो भी वैल्यू डिक्लाइन हुआ है उतने का हमें प्रोविजन बना देना चाहिए और हमारे इन्वेस्टमेंट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना चाहिए जो कि अभी 20,000 होगा। तो यहाँ पर वही बोला है। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें ये पता चल रहा है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसे हमें 20,000 पे रिकॉर्ड करना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर
ये इक्विटी शेयर का दिया है, बट इक्विटी शेयर तो मैंने अभी पढ़ाया नहीं। इलस्ट्रेशन, अच्छा ये वाला हम बता देते, देखो इसमें क्या बोला, ये ऑलरेडी मेरा लिखवाया हुआ है, इलस्ट्रेशन 3 देखो, तो ये 1 और 3 नोट डाउन कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 1 और इलास्ट्रेशन 3 ये दोनों हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखो क्या दिया, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू रिक्लासिफाई इट्स इन्वेस्टमेंट इन अकॉर्डेंस विद एज 13, डिसाइड एंड स्टेट ऑन द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो अगर रिक्लासिफिकेशन करना है तो इसका आंसर क्या होगा, बोल रहा है कि ए पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 20 लाख, हम लोगों ने करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज किया था 20 लाख का, टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब वो 20 लाख का इन्वेस्टमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, पहले शॉर्ट टर्म था। एज द कंपनी हैज डिसाइड टू रिटेन देम, कंपनी चाहती है कि वो रखेगी, बेचेगी नहीं। द मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट वाज 25 लाख, 25 लाख मार्केट वैल्यू दिख रहा है बैलेंस शीट डेट पे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो रिक्लासिफिकेशन पे चलो देखो यहाँ पर पता चल जाएगा। रिक्लासिफिकेशन पे हम लोग जाते हैं, ये हो गया। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पर उल्टा है, शॉर्ट टर्म मतलब ये वाला करेंट इन्वेस्टमेंट अगर लॉन्ग टर्म में होता है तो कैसे करके रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू, कॉस्ट और फेयर वैल्यू में जो लोअर होगा, तो ये है उसका कॉस्ट। ठीक है, और मार्केट वैल्यू इतना चल रहा है, तो फिर ये दोनों में जो लोअर होगा यानी 20 में रिकॉर्ड होना चाहिए, 20 लाख में। तो देखो इसका आंसर क्या दिया है, ये देखो, एज पर एज 13 वेयर इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड फ्रॉम करेंट टू लॉन्ग, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू एट द डेट। तो इन द फर्स्ट केस द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 25 लाख विच इज हायर देन इज कॉस्ट, देयरफॉर द ट्रांसफर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरिड एट कॉस्ट 20 लाख। तो फिर हमें 20 लाख में जो है इसे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो मैंने भी वही बोला। ठीक है, फिर बोला है अनदर पोर्शन ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 15 लाख टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म, फिर से वही करेंट लॉन्ग टर्म में ट्रांसफर हो रहा है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर ऑन दैट डेट ऑफ बैलेंस शीट 6.5 लाख, तो 15 और 6.5 में जो लोअर होगा तो 6.5 हमारा आंसर होगा। तो ये देखो, in the second case market value of investment 6.5 lakh which is lower than its cost 15 lakh, therefore the transfer to long term should be carried in the books at the market value 6.5 lakh, the loss of 8.5 lakh should be charged to profit and loss account। अब यहाँ पर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्यों चला गया, क्योंकि देखो यहाँ पर 6.5 लाख हमारा क्या था, मार्केट वैल्यू था इन्वेस्टमेंट का, और कॉस्ट था 15 लाख। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है 8.5, तो ये हमारा लॉस है, क्योंकि हम लोगों ने खरीदा था 15 लाख में, जबकि उसे हमें 6.5 में बुक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हो रहा है, देखो यहाँ पर बड़ा है, मार्केट वैल्यू 25 लाख था और कॉस्ट था 20। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर वैल्यू बड़ा है तो कोई लॉस नहीं हुआ, तो इसीलिए लॉस को यहाँ पर चार्ज करने के बारे में कुछ नहीं पता है। लेकिन सेकंड वाले केस में लॉस हो रहा है क्योंकि परचेज वैल्यू ज्यादा हो गया, कॉस्ट ज्यादा हो गया, मार्केट वैल्यू कम रह गया। ठीक है, तो बेसिकली कंपेयर हमें कैसे करना है, अगर करेंट टू लॉन्ग हुआ तो फिर लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू। ठीक है, अब फेयर वैल्यू का मतलब वहां पर जहां, फेयर वैल्यू का मतलब जहां पर बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं और बेचने में कोई बायसनेस नहीं होता है, खरीदने में कोई बायसनेस नहीं होता है, तब जो वैल्यू निकल के आता है उसे फेयर वैल्यू बोलते हैं, जो कि बेसिकली मार्केट वैल्यू ही कहला सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर वही हो गया जो हमें बोला था, जो लोअर होगा वो लेना है, लेकिन कॉस्ट से जब लोअर हो जाता है तो लॉस होता है, लॉस होने पे हमें वो लॉस रिकॉर्ड कर लेना पड़ता है। फिर थर्ड नंबर बोल रहा है सर्टेन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नो लॉन्गर कंसिडर्ड फॉर होल्डिंग पर्पस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हमें होल्ड नहीं करना है, टू बी रिक्लासिफाइड एज करेंट इन्वेस्टमेंट। तो अब होल्ड नहीं करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म नहीं रहेगा, तो बेच देंगे जल्दी जल्दी, तो वो करेंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ओरिजिनल कॉस्ट 18 लाख बट हैड बीन रिटन डाउन 12 लाख टू रिकॉग्नाइज अदर देन टेम्पोररी डिक्लाइन एज पर एज 13। तो देखो 18 लाख का, तो यहाँ पर ये वाला हुआ है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो है करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट में जो लोअर होगा हमें वो लेना है। ठीक है, तो कॉस्ट कितना है 18 लाख और कैरिंग अमाउंट कितना हो जाएगा, बोल रहा है बट हैड बीन रिटर्न डाउन टू 12 लाख तक कम कर दिया गया है। ठीक है, 12 लाख हो गया है कम करने के बाद, तो इन दोनों में जो लोअर होगा वो हमें लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमें कितना लेना पड़ेगा, 12 लाख लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने से कम करना पड़ा, 6 लाख से। तो देखो यहाँ पर वही लिखा होगा, यहाँ पर ये देखो, इन द थर्ड केस द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 12 लाख विच इज लोअर देन इट्स कॉस्ट 18 लाख, हियर द ट्रांसफर शुड बी एट कैरिंग अमाउंट एंड हिंस
दिस क्लासिफाइड करंट इन्वेस्टमेंट शुड बी कैरीड एट 12 लाख। तो लोअर जो होगा वो लेना पड़ेगा। अच्छा, इसमें पॉइंट 2 में नीचे ये भी लिखा हुआ था, वेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर रिक्लासिफाइड एज करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर। तो वही किया है, बस यहाँ पर लैंग्वेज में लिख दिया है कि किस तरीके से किया है। तो ये पॉइंट याद रखने से बोल पाओगे कि लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म जाने से क्या होगा, शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म जाने से क्या होगा। तो लोअर लेना पड़ता है। एक केस में ये देखो यहाँ पर बना भी दिया है क्वेश्चन में, रिक्लासिफिकेशन। तो लोअर ऑफ द कैरिंग अमाउंट एंड एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, कॉस्ट और कैरिंग अमाउंट, यहाँ पर कॉस्ट और फेयर वैल्यू, ये याद रख के करने से ही हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 3। अच्छा, अब 5 से हमारा मेन क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, ये यहाँ तक ही करते हैं, ये दोनों ही कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है ये दोनों हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 2 और 4 ये दो थियोरेटिकल अगर कर लेंगे, जिसमें से 2 अभी नहीं कर सकते बिकॉज 2 वाला शेयर का है। 4 वाला हम तुम लोग को एक बार पढ़ के देखने के लिए होमवर्क देते हैं। उसके बाद हम प्रॉपर फॉर्मेट एक बताएंगे जिसके बेसिस पे हम लोग ये अकाउंटिंग कर सकते हैं। ये इन द बुक्स अब ऐसे करके यहाँ लेजर बनाने के लिए देगा, वही मेन होता है। ठीक है, तो तब हम लोग वो करेंगे। ठीक है, ये आज हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे।